तो कुछ एक चीजें जो मुझे बहुत सीरियसली दिखाई पड़ी हैं 2025 में, ये सब कुछ हम्म। नॉर्मल नहीं है। 2025 और इसका वही मार्च का टाइम पीरियड, कुछ मेजर चेंज ओवर शुरू होगा, और वो मेजर चेंज ओवर कुछ ऐसा होगा कि जिसमें डॉलर का रेट जो है वो बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है। मुझे यूएस की सुप्रीमेसी है ना, कि मैं बस सुप्रीमेसी है कि मैं तो बस मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो सुप्रीमेसी अब वैसी नहीं रहने वाली। साथ में आने वाले नेचुरल डिजास्टर, और नेचुरल डिजास्टर में हर तरह के, लाइक फायर है, भूकंप है, फ्लड है, कुछ ऐसा कि जैसे ये। जब आपकी एनर्जी बाबा जी की एनर्जी के साथ इमर्ज हुई, तब क्या फीलिंग थी? इट वाज यस सो प्लीज। लविंग, सो ओह लविंग माय। एक्सपीरियंस, सो लविंग, मतलब ऑल फुल ऑफ टोटल प्योरिटी। पहले आपने बताया कि आपने अपनी 30 लाइव्स, प्रीवियस लाइव्स देखी, राइट? क्या आप उन जिंदगियों की डेथ मोमेंट देख पाए? एक्चुअली मेरे प्रीवियस लाइफ टाइम में 1955 में मेरी डेथ हुई थी, हम्म। और तब उस समय मैं वहां पर एक गुरुद्वारा में मैं पाठी था। अपने साथ साथ अन्य काफी लोगों के पास भी इसी तरह से देखे, और डेथ टाइम पे स्पेशली मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है शुरू से, कि होता क्या है, हम्म। व्हाट हैपेंस, राइट। तो उसमें जो चीज निकल के आई कि अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है सबके जीवन में, और अगर अगर संसार में, जिसे हम कहते हैं खाओ पियो और ऐश करो, जब वो ऐसे लोगों की बात हम करते हैं तो उनसे पूछा जाए कि सच में तुम ऐश कर रहे हो पक्का। हाँ गरुड़ जी। पुराण में मेंशन किया गया कि वो जो सोल की जर्नी होती है, वो जो सोल सारे जिंदगी अटैच रहती हैं चीजों से, उनको आगे भी पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, कहीं को आरी से काटा जा रहा है, बी मोर कंपैशन। और ये जो टास्क था, ये इन्होंने मेरी इस लाइफ के गोल्स में लिख दिया कि नेक्स्ट बर्थ जब तुम्हारा होगा तो तुम इस टास्क को, अब जो खुद जिन्होंने सारा जीवन लोगों को डराया है। कि आप इस लाइफ में आपके ये पेरेंट्स होंगे, ये रिश्ते होंगे, ये बच्चे होंगे, कार्मिक रिलेशंस होंगे। हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उन चीजों को। आपकी लाइफ अच्छी है तो आप खुशी खुशी करते हो एक्सेप्ट। अगर तो हम यहाँ पे आके क्यों रोते रहते हैं? ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे पड़ोसी को बड़ी कार मिल गई, मैं अभी तक स्कूटर में हूँ। फिर ऐसे क्यों होता है? चलो मान लिया कर्मास होते हैं। सम पीपल दे आर्ग्यू स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल पीपल के साथ। चलो मान लिया कर्मा होते हैं। चलो मान लिया मैंने किसी पिछले जन्म में पाप कर दिए, तो ऐसा क्यों कि उसी जन्म में मुझे क्यों नहीं मिला उसका रिवर्ट बैक? को भी पीछे किसी का मैं पास्ट लाइफ देख रहा था। जी। अब उस लेडी ने की सिंपली कंप्लेंट, उसने कहा कि मेरे इस जीवन में जो लोग भी मिलते हैं। हेलो टू माय सोल फैमिली, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अगेन। आज के हमारे जो गेस्ट हैं, वो बहुत ही इवॉल्व सोल हैं, बिकॉज उनकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी तो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुकी है, बट नाउ इस टाइम वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम सबको स्पिरिचुअलिटी। जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनका नाम है मिस्टर संजीव मलिक, जिन्होंने 17 ईयर्स के लिए एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम किया। इंडिया के अलावा वो और देशों में रहे, जैसे कि जापान एंड यूएसए। एंड 2007 में वो फिर से इंडिया वापस आए, एंड देन वहां से ही उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई। तो चलिए उनसे जानते हैं कि 2007 में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। नमस्कार मिस्टर संजीव, हाउ नमस्कार। आर यू? नमस्कार। कैसे हैं या, आप? देखिए इसमें मेरी जो जर्नी है वो, वैसे तो बचपन से ही आई वॉज डूइंग द मेडिटेशन, बचपन से इस बात का बहुत शौक था। मे बी बिकॉज ऑफ द प्रीवियस कार्मिक और प्रीवियस संस्कार, एज वी से, उसकी वजह से बहुत बचपन से ही अच्छे संस्कार थे। और विशेष रूप से गुरबानी में मेरी बहुत ज्यादा रुचि थी, और आसपास में टेम्पल्स का होना या बाकी एटमॉस्फेयर, घर में स्पिरिचुअल पेरेंट्स का होना, ये सारी चीजें एक फेवर था। और खास तौर पे जैसे ग्रोथ हुई तो तब भी ऐसे ही लोग मिलते गए जिन्होंने बार बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही प्रेरित किया। फिर जब इंजीनियरिंग में जाने के बाद और फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भी विजिट किया, अलग अलग जगह पर काम किया, हर जगह पर मन में एक क्वेस्ट, एक अंदर से जो प्यास थी ना, वो चलती रहती थी कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। मुझे लगता है कि ये जो मौलिक, ये बेसिक क्वेश्चन है, एवरीबडी हैज द राइट टू आस्क, लाइक व्हाई वी आर हियर, एंड दैट्स व्हाई, हम्म। लाइक इवन साइंटिस्ट्स आर आस्किंग एंड अदर पीपल आर आस्किंग सेम थिंग, हम हैं क्यों यहाँ पर। और हर बंदे की अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है, saying कि हम इस वजह से आए हैं, कि उस वजह से आए हैं, वट। मुझे लगता है कि एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, हम यहाँ इवोल्व होने के लिए आए हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
इवोल्व का मतलब मैं जो आज हूँ, मैं अब से बेटर हम्म, हो जाऊं, अगले 3 महीने में अब से बेटर हो जाऊं, अगले साल भर में उससे बेटर हो जाऊं। और जब तक मेरा जीवन का एंड आए तब तक मैं अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊं। राइट, आई थिंक मुझे लगता है इसमें कोई भी व्यक्ति डिसएग्री नहीं करेगा। ये एक ऐसी चीज बिल्कुल। है कि हाँ, हम डेफिनेटली अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। और इसी के कारण हमारी लाइफ में कुछ चैलेंजेस दिए जाते हैं। जो भी बेस्ट बनना चाहेगा उसके लिए कुछ चैलेंज तो दिए ही जाएंगे। और जैसे वो चैलेंज को ओवरकम करता जाएगा, वो प्रूव होता जाएगा कि वो बेस्ट है, इवन हम्म, बेटर है, हर हर चीज में वो बेटर हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि वो जो क्वेस्ट थी, वो जो प्यास थी, अल्टीमेटली बहुत लोगों के दिल में होती है। और जो जब आप इवोल्व कर रहे होते हो तो आपको ये पता भी लग रहा होता है कि सब कुछ कर लेने के बावजूद भी मन के अंदर एक एम्प्टीनेस है जिसे कोई फील नहीं कर सकता। एक खालीपन, हम्म, एक वॉइड है। जापान हम्म, में एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी है वहां के, उन्होंने हम्म, एक बुक लिखी थी, हाउ टू डू सुसाइड एंड नॉट गेट कॉट। बात उन्हें सुसाइड से शुरू करी, और वो हम्म, वहां की बेस्ट सेलर बुक्स में से एक हुई। अभी भी आप नेट पे अवेलेबल है। अब दुख की बात ये कि सुसाइड के बारे में वो इतना क्यों कह रहा है। वो कह रहा है कि लाइफ मीनिंगलेस है, लाइफ मीनिंगलेस है, जीवन में इतना बड़ा वॉइड है जिसे कोई फील नहीं कर सकता, इसलिए मर जाना बेटर है। लुक्स वेरी वियर्ड, वेरी वियर्ड। कि आप ऐसा कैसे यस। सोच सकते हो, ये जीवन इतना खूबसूरत जीवन मिला है और आप उसके बारे में ये कह रहे हो कि लाइफ वियर्ड है और उसको मर जाना बेटर है। तो इसका मतलब ये कि ओवरऑल एवरीबडी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारा कुछ होने के बावजूद भी, सारी खुशियां होने के बावजूद भी, उस पर्सन को जब पकड़ा गया, मतलब वो सुसाइड करता हुआ पकड़ा गया, मर हम्म, सुसाइड कर नहीं पाया, और उसका जब घर देखा गया, उसका पूरा इंटरव्यू पब्लिश्ड है, उसका घर, उसका पूरी फैमिली, इतना ब्यूटीफुल घर, टोक्यो टावर वहाँ का वन ऑफ द फेमस टावर है, उसमें करोड़ों करोड़ों का घर, और उसके बाद अच्छे रिलेशन उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बाकी सारे, इतना बढ़िया बिजनेस, सब कुछ होते हुए भी तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो, सवाल पैदा होता है। तो जब ये सवाल आता है तो भी लाइफ का मीनिंग क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से, कि बाकी सबके जीवन में तो यही होता होगा ना, कि तुम मरना क्यों चाहते हो, तुम इस जीवन का अर्थ क्यों नहीं ढूंढते। एवरीबडी इज डूइंग दैट। कहीं ना कहीं वो जो सर्च है ना, बस मेरी लाइफ में भी वैसी सर्च थी जैसे मेरी एज 35 के आसपास पहुंची। जो मुझे लगता है कि नॉर्मली क्या होता है, 70 ईयर अगर मैक्सिमम एज लेके चली जाए, मतलब एवरेज, उसका 35 ईयर हाफ वे बेंचमार्क होता है। और हाफ वे बेंचमार्क पर कहीं ना कहीं सवाल का जवाब अंदर से आने शुरू हुआ कि भाई कुछ तो है, कुछ डिफरेंट है जो मुझे यहाँ करना चाहिए। मैं सिर्फ यही करने के लिए आया कि सुबह से शाम तक 9 to 5 जॉब किया, घर जाकर उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत पर्सनल चीजें, उसके बाद फिर क्या, एक दिन जीना, मरना, खाना पीना सब कुछ किया, संसार को बढ़ाया, और एक दिन मर गए। एनी मीनिंग, कुछ तो होना चाहिए। अब कुछ हम्म, तो है जहां पर जिस बात के लिए बार बार हमारे संत जो है वो प्रेरित करते हैं, तो कुछ तो होगा। अब जहां गुरु नानक साहब जी की वाणी देखे तो, फिरत फिरत बहुते युग हारियो, मानुष देह लही, नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। इसका मतलब तुम, द वे यू आर डूइंग राइट नाउ, यू हैव बीन डूइंग दिस थिंग फॉर मल्टीपल ऑफ बर्थ्स, नॉट ओनली वन जी, बर्थ, यू हैव बीन डूइंग दिस सिमिलर थिंग। और फिर क्यों, मैंने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा तो मैं अपनी भी और अनेक लोगों की पास्ट लाइफ जर्नी भी देख पाया कि जो मैं आज कर रहा हूँ, मैंने मैंने ये पाया, मैंने अपने लगभग 30 लाइफ टाइम्स देखे हैं, अपने खुद के पास्ट लाइफ जी, देखे हैं। जी। और अपने एक्सपीरियंसेस को बुक में भी लिखा है, हिंदी में है ये बुक, अमेजोन पर कर्मों की अवेलेबल है, खेती। कर्म ओके। की खेती के नाम से। तो इसमें जी। मैंने पूरे डिटेल में अपना भी एनालिसिस देखा, और मैंने अपने जैसे करीब 70-80 अदर लोगों का भी एनालिसिस लिखा, जहां मैंने पाया कि हर बंदे के लाइफ में जो कर्मा का पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है, सर्टेन सर्टेन टाइप ऑफ पैटर्न इज रिपीटिंग। तो वो कौन सी चीज है जो हमें प्रेरित करती है इस जीवन में खास तरह से एक्शन लेने के लिए, जिनको हम कार्मिक बॉन्डिंग्स कहते हैं। वो सारी चीजें देखी, और फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ कि भाई मेरे जीवन में जो घटित हो रहा है, मुझे इस जीवन को सार्थक करके जाना है। इस जीवन का कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि मैं जब जाऊं तो इतना खूबसूरती के साथ जाऊं, इतना ब्यूटीफुली मैं अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करके जाऊं, जहां मेरे पास एक मीनिंग हो, मरते हुए मेरे चेहरे पर एक स्माइल हो, मैं जीवन का मीनिंग मेरे सामने हो, मैं जान सकूं कि मैं यहाँ पर एक पर्पज लेकर आया था और मैं अपना पर्पज पूरा करके जा रहा हूँ। इफ सम हायर अथॉरिटी इज देयर, जिसे हम गॉड, परमात्मा, खुदा, अल्लाह कुछ भी कहते हैं, वो अथॉरिटी कभी अगर मुझसे पूछे कि डिड यू डू दैट टास्क आई आस्क्ड यू टू, मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए भेजा था तुमने किया कि नहीं किया, राइट। जिसके लिए गुरु नानक साहब जी फरमा रहे हैं कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। आई मीन, ओवरऑल मतलब जो वो फरमा रहे हैं, देखिए कि
कितनी बड़ी बात कि बाकी तेरे काम किसी गिनती में भी नहीं आएंगे। कुछ ऐसा काम कर जो साध संगत से मिल, संतों से मिल, और अपनी आत्मा का वो काम कर, भज केवल नाम। अर्थात कुछ ऐसा काम कर कि सोल अपने हायर पर्पस को मीट कर सके। मुझे लगता है कि बहुत मीनिंगफुल होगा ऐसे हम इतनी महान आत्माओं की जब वाणियों को रेफरेंस देते हैं, प्लस हम बाकी साइंटिफिक लोगों की भी देखते हैं, जैसे मैंने उनका कहा, इज सच ए रिच पर्सन, वो सुसाइड क्यों करने जा रहा है? अगर इतना ही सब कुछ अच्छा है सबके जीवन में, और अगर संसार में, जिसे हम कहते हैं खाओ पियो और ऐश करो, जब वो ऐसे लोगों की बात हम करते हैं तो उनसे पूछा जाए कि सच में तुम ऐश कर रहे हो पक्का? आर यू रियली एंजॉइंग? मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन तो पैदा होता है ना। इफ द क्वेश्चन हम्म। इज देयर, देन सिंपली मीन्स कि वहां से मीनिंग, जीवन का एक डिफरेंट मीनिंग शुरू होता है, और होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। काफी चीजें बताई आपने। और जैसे आप बता रही थी, बहुत सारी क्वेश्चंस आ रही थी, बट मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी। कैन आई आस्क जी, दोस क्वेश्चंस नाउ? या प्लीज मैं प्लीज पूछ प्लीज। सकती? पहले आपने बताया कि आपने अपनी 30 लाइव्स, प्रीवियस लाइव्स देखी, राइट? क्या आप उन जिंदगियों की डेथ मोमेंट देख पाए? कि जब डेथ होती है बंदे की, उस टाइम वो क्या सोचता है? क्या वो घर, जमीन, प्रॉपर्टियां, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का क्या होगा? या फिर उसको अपनी लाइफ की टेंशन होती है कि मैं कहाँ जाऊंगा? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, इफ यू हैव सीन दोज पर्टिकुलर सीन्स? अगर वो दृश्य देखे आपने डेथ्स वाले, तो मुझे थोड़ा राइट। बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। यस प्लीज। एक्चुअली मेरे प्रीवियस लाइफ टाइम में 1955 में मेरी डेथ हुई थी। हम्म। और तब उस समय में इंडिया में, हरियाणा में, यमुनानगर करके एक जगह है, वहां पर एक गुरुद्वारा में मैं पाठी था। मैं वहां पर सेवा क्या करता था गुरु ग्रंथ साहब जी की। ओहो। पिछला जो मेरा लाइफ, तो उस समय हम लोग भंडारा वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते थे, और एक अच्छा लाइफ टाइम था, ब्यूटीफुल लाइफ टाइम था। और उस समय में गुरु नानक देव जी मेरे स्पिरिट गाइड थे। तो उन्होंने जो जो मतलब जो जीवन में जो प्रकाश दिया, जो उन्होंने जो एनलाइटन किया चीजों को, तो उसकी वजह से जीवन एक बहुत खूबसूरत जीवन रहा, ब्यूटीफुल जीवन रहा। और उसमें जब मैंने अपनी डेथ को देखा, तो मैंने देखा कि इट वॉज ए वेरी पीसफुल डेथ। और हम्म। उसमें जब मेरी डेथ हो रही थी, नॉर्मली जैसे बाकी सब लोगों का जो अटैचमेंट है अपनी फिजिकल बॉडी के साथ बहुत ज्यादा होता है, एंड हम्म। दे सफर ए लॉट। जब उनको दिक्कत होती है कि जब शरीर छूट रहा होता है, दे आर वेरी मच हम्म। अटैच टू द फिजिकल बॉडी। और इसीलिए जब शरीर से बाहर निकल रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, तो उनको बहुत पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। राइट। लेकिन मैंने जो अपने उसमें देखा कि इट वॉज वेरी पीसफुल डेथ, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, बस ठीक है, अभी क्या, अभी अभी बस गए और उसके बाद अपने भगवान, अपने गुरुदेव के साथ हम मिल जाएंगे, एंड बी वेरी पीसफुल। और ऐसे ही हुआ, मतलब ओवरऑल जो था, कुछ ही टाइम के अंदर, जैसे जो मुझे एक्सपीरियंस याद है, क्योंकि मैं बहुत इलाबोरेट करके उस चीज को देखा, मैंने उस चीज को, और मैंने अपने साथ साथ अन्य काफी लोगों के पास भी इसी तरह से देखे, और डेथ टाइम पे स्पेशली मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है शुरू से, कि होता क्या है, हम्म। व्हाट हैपेंस। राइट। तो उसमें जो चीज निकल के आई कि इट वॉज ए पीसफुल डेथ, जहां पर स्टेप बाय स्टेप बॉडी के पैसे, पैरों का ठंडे होना, और उसके पूरी बॉडी धीरे 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 कॉन्सेंट्रेट होती होती, मुझे फील हुआ कि मेरी बॉडी मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हुई है एक सर्टन पॉइंट के ऊपर। बॉडी में जैसे 7 चक्रास होते हैं, अगर बाकी कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, तो कहीं ना कहीं वो 7 चक्र में से जो 6 चक्र है, यहाँ पर आंखें जो है केंद्रित हो गई, और उसके बाद जो प्राण ऊर्जा है ना, वो यहाँ से बाहर निकली। और तब वेरी पीसफुल मैंने देखा कि गुरुदेव की डिवाइन एनर्जी जो है, वो सामने एक डिवाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, वाइट ऑरा प्रेजेंट है, एंड देन माय सोल गॉट इमर्ज, एंड फाइनली उनके साथ मेरी आगे की यात्रा गई। उन्होंने मुझे आगे का बहुत कुछ दिखाया। तो ये जो जब डेथ आप, टाइम था ये सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जब आप एनर्जी, बाबा जी की एनर्जी के साथ इमर्ज हुई, तब क्या फीलिंग थी? इट वाज यस सो प्लीज। लविंग, सो ओह लविंग माय एक्सपीरियंस, सो लविंग, मतलब ऑल फुल ऑफ टोटल प्योरिटी, नो ओवरऑल, जैसे अगर कहूँ शरीर का कोई बोझ फील नहीं हो रहा था, क्योंकि जब तक शरीर में थे तो एक बोझ था, शरीर बहुत हैवी हैवी था। और जैसे ही गॉड। शरीर से बाहर निकले, ऐसा लगा बिल्कुल एकदम लाइट हो गया बॉडी। और साथ सामने अगर करुणा सागर भगवान स्वयं खड़े हैं गुरु के रूप में, तो फिर तो कहना ही क्या। जिनको मतलब जिनके दर्शन मात्र से जो है आत्मा का रोआ रोआ पुलकित हो जाए, अगर वो सामने दिख जाएं, तो फिर मरने का भी मजा आ जाए, मतलब सही कहें तो। मजा आ जाए, हाँ होना तो जी। यही चाहिए कि मरने का भी मजा आया, कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कबीर साहब जी कहते हैं मेरे मन आनंद आता है, कब मरी हाँ जी। हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कि मर के वो पूर्ण परमानंद की प्राप्ति क्यों ना हो।
लेकिन जिस डेथ को आमतौर पे हम संसारिक भाषा में देखते हैं तो कितनी पेनफुल होती है एक संसारी लोगों की, जिनकी अटैचमेंट इस शरीर के साथ इतनी गहरी है। सहजो बाई जी हम्म। लिखती हैं कि नान क्या कहते हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1,000 जो डंक लगे एक सार। जैसे एक ये मैंने सामान्य सुना। इंसान की जो डेथ है बड़ी पेनफुल हाँ जी। होती है। तो मैंने हाँ बहुत जी। पेनफुल डेथ भी देखी है लोगों की। हाय कब मरूं, मतलब ऐसे शरीर उनका तड़प रहा है, प्राण निकलने को है लेकिन निकल नहीं रहे हैं। वेरी पेनफुल लोगों की डेथ भी देखी है। तो जब डेथ हो रही है, इसका मतलब क्या है ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि अगर, तो यही फर्क है कि आपने जीवन भर में क्या कमाई करी, आपने अपने जीवन की यात्रा को कैसे पूरा किया। हम नॉर्मली अगर चक्रों की भाषा में कहें तो नीचे की यात्रा, मतलब आम लोगों का ध्यान अपने नीचे के इंद्रियों में ज्यादा होता है। राइट, रूट हम्म। चक्र, सैक्रल चक्र, अगर मैं चक्रों की भाषा में कहूँ तो मतलब दे आर अटैच ओनली टू द फिजिकल बॉडी। कुछ लोग होते हैं अपने मान सम्मान पे जीते हैं यानी मणिपुर चक्र पर, कुछ लोग इमोशंस में जीते हैं यानी फीलिंग्स के लेवल पर जीते हैं। मैं और मेरे अपने, मेरे बाद इनका क्या होगा। मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल आर थिंकिंग अबाउट दैट। बहुत थोड़े से लोग होंगे जो ज्ञान के लेवल पर आएंगे, जो थॉट चक्र के लेवल पर आएंगे, जो कहते हैं कि मैं एक सोल हूं और मुझे इधर शरीर से बाहर निकल के अपनी आगे की यात्रा पर जाना है। राइट, जब हम्म। आप जितनी इवोल्व हो जा रहे हो, वास्तव में क्या कर रहे हो, आप धीरे धीरे नीचे से ऊपर की यात्रा कर रहे हो। राइट, यू आर हम्म। गेटिंग इवोल्व इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और जब वो एक्सपीरियंस है और साथ में सामने जब अगर भगवान के मिलने का या गुरु के आने का एक्सपीरियंस है, इट्स सो डिवाइन, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो वो कुछ भी किसी भी तरह से आपको पेनफुल नहीं होने देंगे। और उनके बाद वो लेकर मुझे आगे की यात्रा पर गए। और उसके बाद उन्होंने, मतलब जैसे एक सोल जर्नी होती है, तो उन्होंने बहुत कुछ दिखाया कि तेरी जर्नी वही में तो ऐसा नहीं है कि, या वही हमें सुनना है। आई एम सो एक्साइटेड कि क्या क्या देखा आपने, फिर प्लीज टेल अस। देखो वो जो मेरा मेरा एक्सपीरियंस है, और हम्म। काफी हद तक वो सारी बातें गरुड़ पुराण से भी मैच करती हैं और गुरबाणी से भी मैच करती हैं। हाँ गरुड़ जी। पुराण में मेंशन किया गया कि वो जो सोल की जर्नी होती है वो लगभग 47 डेज में कंप्लीट होती है। उसका जो टाइम हम्म। पीरियड बताया गया, 47 डेज में सोल जो है निकल के यहाँ से यमलोक तक जाती है, और यमलोक के आगे की यात्रा वहां पर बताई गई है कि ऐसे ऐसे यमराज और बाकी सब चीजें होती है। लेकिन जो रास्ता है, इवन दैट इज जो है जो है वो बहुत बहुत पीड़ा से भरा हुआ है। उसके बारे हम्म। में भी गुरुवाणी में कितना जिक्र आता है, श्री राम नामा उच्चर मना, आगे जमदल बिकम गना। फरमाते हैं ना, तो मैं उनकी रेफरेंस दे रहा हूँ कि कितना डिफिकल्ट है वो टाइम, कितनी जगह है जहां महाभयान दूत जमदल है, मन ऊहा नाम संग तेरे चल है। मैं उन्हीं की रेफरेंस दे रहा हूँ कि कैसे वो पीड़ादायक, वो सच में उन्होंने अनुभव करवाया कि देख कितनी दर्द है, कितनी तकलीफ है यहाँ पर, कितनी पीड़ा है यहाँ पर। मतलब जो जो सोल्स सारे जिंदगी अटैच रहती हैं चीजों से, उनको आगे भी बहुत दुख झेलना पड़ता है। जीवन भर उन्होंने कभी परमात्मा का नाम नहीं जपा या संसारी चीजों से इतना अटैच रहे, उनकी सोल बार बार धरती की ओर खींचती है, बार बार पुल डाउन होता है। और एक तरफ उनको ले जाने वाले जो जो यम के दूत हैं, वो उनको ऊपर की तरफ पुल करते हैं। तो ये पुश एंड पुल के चक्कर में उनकी बड़ी हालत खराब होती है। कहने का बिल्कुल। अर्थ है कि जो जो उसमें फिर नरकों के जो सीन दिखाए जाते हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ सुनते हैं, वो देखे, बहुत पीड़ा देखी कि वो एक्चुअली वो गर्म तेल के कढ़ाई में लोगों को डाला जा रहा है, और वो जो पीड़ा हो रही है, जो दर्द हो रहा है, कहीं को आरी से काटा जा रहा है। बेशक लोगों को हम्म। लगता होगा, हो सकता है ये चीजें कोई बिलीव करे या ना करे, बट मेरे अपने अनुभव की बात है। और मुझे हम्म। भगवान मुझे दिखा रहे हैं गुरुदेव कि देखो ये सब घटनाएं हो रही हैं। हालांकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे उनकी पीड़ा का अनुभव हो पा रहा है कि भाई तुमको कितनी तकलीफ हो रही होगी। और मुझे ये भी बोला गया कि इन सब के लिए माफी मांगो, इन सब की गलतियों के लिए कहीं ना कहीं क्या पता तुम्हारी माफी मांगने से किसी को माफ भी कर दिया जाए। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि इनके लिए प्रार्थना करो कि इन सब का कल्याण हो, केवल मेरा ही नहीं। कुछ भी गलतियां करी थे तो इंसान ही ना, हमारे ही जैसे थे, तो इसके लिए माफी मांगो। और मैंने सच ओ। में उनके लिए माफियां भी मांगी। और फिर आगे की हम्म। यात्रा दिखाई गई। ये सारी यात्राओं के बाद मतलब आगे एक वैतरणी नदी करके एक जगह थी, पता नहीं शायद आपने सुना ही होगा। एक ऐसी सागर। नदी जिसमें जो बहुत बहुत मतलब गंदगी से भरी होती है, और ब्लड से भरी होती है, और उसमें से बाहर निकलना एक बहुत डिफिकल्ट वो होता रहता है। जो लोग थे वहां डूबते हुए देखा, लोगों को तकलीफों में कराहते हुए, दर्द से सहते हुए देखा वहां पर। और ऐसे हम्म। बार बार यमदूत पकड़ के उनको मुंडी को नीचे कर रहे थे, उसके सिर को नीचे कर रहे थे। बट देन व्हेन मुझे गुरुदेव ने ऊपर से दिखाया कि सब देख, ये सब भी इतनी पीड़ा भी झेलनी पड़ती है। तो अगर कभी किसी को रेफरेंस देनी पड़े ना, तो तेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ मैंने देखा हुआ है। मतलब कभी, क्योंकि लोग हैं, सवाल करेंगे, सवाल करेंगे हम्म। क्या ऐसा होता है। एक समय के बाद इन चीजों को भुला दिया जाएगा, क्योंकि जब तक आपको तकलीफ नहीं याद रहेगी,
जब तक आपको डेथ याद नहीं रहेगी तब तक आपको जीवन का पर्पस भी याद नहीं आएगा। मृत्यु और जीवन का जो पर्पस है कहीं ना कहीं साथ चलती हैं दोनों चीजें। तो बहुत बड़ी बात है ये। मेरा कहने का मतलब पूरे उन्होंने जब आगे का दिखाया फिर उन्होंने कहा कि मेरा एक लाइफ रिव्यू जैसी एक चीज दिखाई उन्होंने। मेरा यमराज से डायरेक्ट सामना ऐसे तो नहीं हुआ कि डरावने से रूप में कि भाई यमराज ऐसे दिखाई पड़ते हैं, बल्कि मुझे बहुत सॉफ्ट रूप में एक धर्मराज के रूप में दिखाई दिए। right? धर्म राजा लेखा मंगसी धर्मराज के बारे में, जैसे दरबार के बारे में सुनते हैं, तो वो जो दरबार में वहां जाकर जो हिसाब किताब होता है, वो हिसाब किताब हुआ, वो दिखाया गया। बट वो इस तरह का नहीं था जैसे हम लोग देखते हैं। वो कुछ ऐसा हम्म। दिखाया गया कि मतलब वही जो सामने एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर मैं कहूँ कि वो 5D स्क्रीन है। उस 5D स्क्रीन में आपको सारी जिंदगी के सीन दिखाए जा रहे हैं, वन बाय वन करके लाइव रिव्यू किया जा रहा है। और जब वो हो रहा है तो मेरे गुरुदेव सामने बैठे हैं और बाबा जी सामने बैठे हैं, साथ में मेरे इस जीवन के स्पिरिट गाइड जो बाकी जो हैं एंजल्स हैं वो भी सामने बैठे हैं। और पंच तत्व जो हैं मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये वहां पर मौजूद हैं। और ये हाँ लाइव जी। रिव्यू चल रहा है। लाइव हम्म। रिव्यू चला है। उन्होंने क्या किया, सामने इसकी एक सीन दिखाते हैं, उस सीन के ऊपर वो मेरा ओपिनियन पूछते हैं। देखो ये जो तुमने सीन देखा, इसमें जो तुमने बिहेव किया इस व्यक्ति के साथ, क्या ये बिहेवियर अच्छा था? एंड दे इवैल्यूएट यू। फिर अपने आप से हम खुद ही उसके लिए सजा मुकर्रर करते हैं। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि कोई और व्यक्ति बोल रहा है, "ए, इसको ये सजा दे दो या वो सजा दे दो"। मैंने देखा कि मेरी सोल खुद ही डिसाइड करे कि ये गलती है। तो एक हायर सोल का शायद ऐसा होता हो। मुझे बताया गया कि हाँ, लोअर सोल जो है, बहुत लोअर कैटेगरी के जो सोल्स हैं, वो बहुत उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। मतलब लोअर सोल को तो वो यमराज वाला जो सिलसिला हम सुनते हैं ना कि ऐसा ऐसा हिसाब होता है, चित्रगुप्त है और ऐसा ऐसा उसमें हिसाब किताब करता है, तो सुनते हैं। राइट। मैंने ये माना कि चित्रगुप्त मतलब क्या, चित्रगुप्त का मतलब भीतर रूप से, चित्र मतलब गुप्त रूप से मतलब सीक्रेटली, वो हमारी ही हम्म। आत्मा का, हमारे ही कर्मों का चित्र लिया जा रहा है। हाँ जी। राइट। और उन्हीं हम्म। चित्रों के साथ एक आपका फ्रेम तैयार हो रहा है। अगर मैंने कोई बुरा कर्म किया है तो ये डेफिनेट है कि मेरा भी चित्र लिया जा रहा होगा। डेफिनेट है। तो मेरे अंदर की हम्म। जो नेगेटिव, जो मैंने कोई बुरे कर्म किए, तो उनका चित्र मेरे सामने आएगा जरूर। राइट। तो ये बिल्कुल। मैंने वो अपने देखा वहां पर। और फिर मुझे एक सीन याद आता है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, क्योंकि जब हमने वहाँ मैंने एक जो रेफरेंस दिया, वहां पर हमने एक बार एक भंडारा करवाया था, मतलब गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद करवाया था। हाँ तो जी। लंगर प्रसाद ऑर्गेनाइज होने के बाद मैं अपने घर जब गया तो बहुत लोग बधाई देने के लिए आए। तो एक व्यक्ति जो हमारी इस सारी चीजों से चिढ़ता था, बहुत एथिस्ट था, उसे बहुत चिढ़, तो वो आता आया और उसने हम हमारे बारे में बहुत बुरा सा बोलना शुरू कर दिया। आई केप्ट हम्म। काम। मुझे सीन दिखाया जा रहा है सामने। आई केप्ट काम। और फिर उन्होंने, वो व्यक्ति जब जाने लगा तो उसके पैर में ठोकर लगी और गिर पड़ा। और फिर हम्म। उसके बाद वो उठा और चल दिया, वापस चला गया। उसको काफी पीड़ा हुई। आई डिड हम्म। नॉट रिएक्ट एनीथिंग, उन्हें कुछ भी नहीं किया, मतलब मेरे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ बुरा बोला। मैं चुप रहा, शांत रहा। फिर उन्होंने मुझसे सवाल किया, मेरे एंजल्स ने, क्या तुमने सब कुछ ठीक किया? डिड यू हम्म। डू इट राइट? तो जब मैंने कहा कि मेरे हिसाब से तो मैंने सब ठीक किया, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैंने उसे बुरा नहीं बोला। उन्होंने कहा कि इतना सफिशिएंट नहीं है, इतना सफिशिएंट नहीं है। बी मोर कंपैशनेट, बी मोर कंपैशनेट, ताकि अगली बार कभी ऐसी स्थिति आए तो वो जो व्यक्ति गिरा था, आपको उसको उठाना चाहिए था। मतलब चाहे फिर वो आपको उन्होंने बुरा ही बोल रहा था, चाहे वो आपको यस, बुरा ही बोल रहा था, फिर भी आपको यस, उसकी उसे हेल्प नहीं करनी उसकी चाहिए। सेवा करनी अगर थी, उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। अगर वो बुरा बोल रहा था, वो बुरी एनर्जी आपको दे रहा था, तो फिर भी आप अपनी पॉजिटिविटी से उसकी हेल्प यस। करते। मैंने मैंने देखो, मैं काम रहा, शांत रहा, इस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट किया गया कि अच्छा है, हम्म। यहाँ तक ठीक है। हाँ लेकिन इसके बाद भी कुछ और भी हो सकता था, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए थी। बी मोर कंपैशनेट, बी मोर कंपैशनेट। और ये जो टास्क था, ये इन्होंने मेरी इस लाइफ के गोल्स में लिख दिया कि नेक्स्ट बर्थ जब तुम्हारा होगा तो तुम इस टास्क को, तुम्हें ऐसे चैलेंजेस फिर दिए जाएंगे। बहुत लोग आएंगे तुम्हारे जीवन में जो ऐसे ही बिहेव करेंगे। बट तुमने एजिटेट नहीं होना, दुखी नहीं होना। इस ये यात्रा तुम पहले पूरी कर चुके हो, मतलब तुम दुखी नहीं हो रहे, तुम परेशान नहीं हो रहे, यहाँ तक ठीक है, ये बिंगो। लेकिन नेक्स्ट जो है, इसके बाद भी बहुत कुछ है। मतलब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उनके प्रति और ज्यादा करुणावान होना है, और ज्यादा कंपैशनेट होना है। इवन उनकी हेल्प करनी है, इवन इफ दे गिव यू पेन एंड सफरिंग। सो फिर ये बात मेरी, इसको उन्होंने कहा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये। नेक्स्ट बर्थ में तुम जब जाओगे तो ये सारी कंडीशंस तुम्हें दी जाएंगी। एंड इट वाज वेरी, जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा, जैसे अभी भी ऐसा आंखों के सामने घटित हुआ, ऐसा मतलब इतना वाइब्रेंट था। और एक एक सीन ऐसे ही दिखाया गया, ऐसे छोटी छोटी गलतियां दिखाई गई, छोटी छोटी चीजें दिखाई गई।
और वो हाँ जी। बहुत मतलब, जी उसमें ये था कि कोई और नहीं इवेल्युएट कर रहा, मेरी आत्मा ही इवेल्युएट कर रही जैसे आप बोल रहे हो, आप उस सो कॉल्ड मीटिंग रूम, रिव्यू रूम है। या में रिव्यू बैठे, रिव्यू रूम, हाँ जी। उसमें बहुत हायर सोल्स थी। और आपकी उस टाइम क्या एनर्जी थी? आप जब सोल बॉडी से बाहर निकलती है, खास करके उन हायर एनर्जीज के सामने होती है, तो क्या हमारा जो इंटेलिजेंस ही होता है और इमोशंस होती हैं, वट एवर, क्या वो हम ज्यादा उस टाइम अंडरस्टैंड कर पाते हैं चीजों को, और हम यस। नॉर्मली ऐसे ही बिहेव करते हैं? और ये डिपेंड करता है कि सोल की फ्रिक्वेंसी क्या थी, वो सोल कितनी अच्छी थी, कितने अच्छे कर्मा किए, स्पिरिचुअलिटी में कितनी इवॉल्व थी। यस प्लीज। यस। जैसे आप बोल तो रहे हो, आपने इसमें, ये भी बोला कि, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, जी आपने जी ये भी बोला कि धर्मराज बिहेव करते हैं अकॉर्डिंगली। कोई बुरा बंदा है, उसने बुरे काम किए, ओके, तो उसको घड़ीस के लेके आएगा, ऐसे वो रस्सी के साथ हम्म, समथिंग हम्म, जैसे हम्म, दिखाते हैं। हम्म, और सोल्स जो बहुत इवॉल्व होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, उनको रिस्पेक्टफुली लेके जाते हैं वो। हाँ डेफिनेटली। जी। देखो ये फर्क तो है ही ना। देखो अभी सिंपली से सोच के देखिए, हमारे देश में कोई दूसरे देश का कोई व्यक्ति आता है, तो जिस लेवल का वो पर्सन होगा, उसको लेने के लिए उसी लेवल के पर्सन हमारे यहाँ से उनका रिगार्ड देने के लिए जाते हैं। तो ये तो सभी के लिए जग जाहिर है ये वाली बात, राइट? आप भी हाँ जी। अकॉर्डिंगली अपने घर पे ऐसी टाइप से लोगों से बिहेव करते हैं, बस ऐसे ही होता है। हायर सोल्स हैं तो उनके साथ जिस फ्रिक्वेंसी के आप है ना, उसी की हायर फ्रिक्वेंसी वाले लोग उनके सामने होंगे। और जो लोअर हम्म। फ्रिक्वेंसी है, उनको उसी हिसाब से, जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अब जो खुद जिन्होंने सारा जीवन लोगों को डराया है, उनको हम्म। यमराज का डरावना चेहरा जरूर दिखाई पड़ेगा। जिन्होंने लोगों को डराया है, जिन्होंने लोगों को धमकाया, डराया, लूटा, कुछ भी किया, तो उनको उनको डरावना चेहरा ही दिखाई पड़ेगा। उनके लिए धर्मराज भयानक यमराज के रूप में आते हैं, वो भी देखा है। दूसरा जो अब ये फॉर्म मुझे दिखाई दे रहा है, या थोड़ी सी हायर सोल को सभी को दिखाई पड़ता है, उनको बहुत डिवाइन फॉर्म में धर्म राजा के रूप में दिखाई पड़ते हैं। और बाकी सोल्स भी उसी डिवाइन फॉर्म में दिखाई पड़ती है। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने कहा कि इमोशंस की क्या होती है, इमोशन सच में बहुत इवोल्ड इमोशंस होते हैं। मतलब जैसा लगता है कि जैसे एकदम प्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो अटैचमेंट। और ये भी पिछली जर्नी में हम देख ही चुके थे कि धरती पर रहते रहते ही हमने गुरु नानक साहब जी की वाणी को फॉलो करते करते वो सारी ग्रीड, वो जो लस्ट, एंगर, वो जो मेनिंग पांच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उन सब से धीरे धीरे उन्होंने अधिकतर चीजों से मुक्ति दे ही दी थी, अधिकतर चीजों से। तो वहां तक जाते जाते चीजें और प्योरीफाई हो जाती हैं। वहां पर एक लाइट से गुजारा गया, डिवाइन लाइट से, जिन्होंने कहा लाइट ऑफ प्योरिटी। और इस बात का जिक्र जो है डॉक्टर रेमंड मूडी की बुक में भी आता है, मैनी लाइव में। उन्हें जो लिखा डॉक्टर ब्रायन वीज ने, मैनी लाइव मैनी मास्टर्स में, और डॉक्टर रेमंड मूडी ने भी इसके ऊपर तीन चार किताबें लिखी हैं, जो सारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं। उन्होंने भी हाँ ये जी। जिक्र किया कि देयर इज ए प्योर लाइट ऑफ प्योरिटी, उसमें से गुजारा जाता है। वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। मतलब उससे पहले अगर कुछ थोड़े बहुत इमोशंस थे भी सही शायद संसार को लेकर, थोड़ा बहुत प्लस माइनस, बट जैसे ही उस लाइट से पास किया गया, इट वॉज सो प्योरीफाइंग लाइट, इट वॉज सो लविंग। उसके बाद आप फुल्ली प्योर सोल में आ जाते हो, अपनी सोल फॉर्म में आ जाते हो। तो क्योंकि आप हमने यात्रा धरती पर ही रहते रहते वो सारी बातों को एक्सपीरियंस कर रखा था, तो हमारे लिए बहुत ईजी था। लेकिन सबके लिए इतना आसान नहीं होता। अब वो जो उसके बाद जो वहां पर देखा, जो और जो मैंने आपको जो सीन भी बताया ना, ये मैं 5D कहूँ तो अच्छा है। मतलब 5D का मतलब क्या है, वहां पर मैं खुद को भी देख पा रहा था, मैं सामने हम्म। वाले इंसान को भी देख पा रहा था, और मैं उसकी हम्म। फीलिंग को भी जान पा रहा था यस। कि इसके दिल पे यस। क्या बीत रही है। हम्म। नॉर्मली हम इग्नोर कर देते हैं, हम अपने सेल्फ को तो जानते हैं कि इसने मुझे ऐसा बोला, मैं ये तो जानता हूं, लेकिन उस समय उसके मन की अवस्था क्या थी, मैं उस पर नहीं जान पाता। 5D मैं उसको कहूं कि मैं उसके इमोशंस को भी देख पा रहा हूं। तो मुझे उन्होंने दिखाया कि देखो तुम्हारे मन में बेशक ये चल रहा है कि तुम इस समय इस कंडीशन में हो, लेकिन सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, कैन यू फील दैट, कैन यू फील दैट पेन। बस वो जो पेन फील करने की बात है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ अगर इस जीवन में इस धरती पर रहकर हुई, जिसे हम जिसे हम कहते हैं कंपैशनेट होना, मतलब इस धरती पर रहकर भी हम एम्पैथाइज कर पाते हैं लोगों से, मैंने सामने वाले का दर्द हम खुद एहसास कर पाते हैं, ऐसे ही लोग, मतलब ये इवोल्ड सोल के ही लक्षण है। वरना बहुत से लोग अपने सामने कितने भयंकर से भयंकर पाप करते हैं और उनके दिल में तनिक भी दर्द नहीं होता। तो ये इवोल्ड सोल की बात है ना, कि जो सोल ने अपनी जर्नी पूरी कर रखी है, तो उसी हैवी हायर इमोशन में ही वहां से जाती है। लविंग इमोशन, इमोशन ऑफ लव, प्योरिटी एंड कंपैशन, ये सारी चीजें वहां पर फील हुई। और बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था। और जो सोल कॉन्टैक्ट बना, मतलब इस जीवन का एक तरीके से सोल कॉन्टैक्ट बना,
और बड़ी सॉफ्टली ये बताया गया कि देखो ये काम तुमने ये काम तुमने कर लिए, ये टिक मार्क हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है, ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये पास हो गया। लेकिन यहाँ पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। यानी मुझे मेरी सोल को अब अगला टास्क दिया गया, अगले जन्म में इसको बेटर करना, इसको बेटर करना, इसको बेटर करना है। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट उसकी एक्सप्लेनेशन, जो मेरा मन भी आज भी मानता है, और शायद सब लोग शायद कहीं ना कहीं एग्री कर पाए कि हमारी सोल हर जन्म में इवोल्व होती जाए, स्टेप बाय स्टेप बेटर होती चली जाए, और धीरे 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 ये सोल ही अपने परम परम स्वरूप को पाले, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। राइट। जैसे आपने बताया सोल कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसकी सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलें, किस्मत। हम बोलते हैं ना, मेरी तो किस्मत ऐसी है, उसकी किस्मत देखो अच्छी है। और सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये जिस टाइम बन रहा होता है हमारे सामने, कि आप इस लाइफ में आपके ये पेरेंट्स होंगे, ये रिश्ते होंगे, ये बच्चे होंगे, कार्मिक रिलेशंस होंगे, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं उन चीजों को हम्म, उस टाइम पर। राइट, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपकी लाइफ अच्छी है तो आप खुशी खुशी करते हो एक्सेप्ट। अगर अगर उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपकी लाइफ में बैक टू बैक चैलेंजेस लिख दिए गए हों, हम्म, क्या फिर हम उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं उस टाइम पर जब हमारी मीटिंग हो रही होती है हायर सोल्स के साथ? एंड अगर करते हैं, मान लो अगर यस है उसका आंसर, तो हम यहाँ पे आके क्यों रोते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, मेरे पड़ोसी को बड़ी कार मिल गई, मैं अभी तक स्कूटर में हूँ। फिर ऐसे क्यों होता है, क्यों भूल जाते हैं? यस काश ये प्लीज। बात याद रहती तो कभी दुखी दुखी ना हो पाते। दुख ना देखो होता, हाँ, हाँ, सबसे दुख ना बड़ी होता। प्रॉब्लम। हाँ जी। बेस्ट, क्योंकि हमने खुद लिखा है वो, जिस चीज को लेके, मतलब समझो कि मैं अपने जीवन की पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, मैं अपने जीवन की इस मूवी को, अगर मैं मूवी कहूँ तो उसका या। डायरेक्टर भी मैं हूँ, उसका स्क्रिप्ट राइटर भी मैं हूँ, और उसी का हीरो भी मैं और विलन भी मैं हूँ। हीरो भी मैं और विलन भी मैं। जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मैंने अपनी स्क्रिप्ट में मैंने कुछ ऐसे चीजें लिखी कि मेरे जीवन में चैलेंज दिए जाएंगे, और वो स्क्रिप्ट भी मैंने जानबूझ के पूरी कॉन्शियसनेस में लिखी थी, एक प्योरिटी की अवस्था में लिखी थी। मैंने जैसे अभी बताया, एक डिवाइन प्योरिटी के साथ वो, जब हमें उसमें से निकाला जाता है, तो मन अपने पुराने संस्कारों को भूल जाता है, एकदम प्योर फॉर्म में होता है। इसीलिए वहां उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत आसान होता है। वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैंने ये गलती की थी। मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ उसमें। उसी लाइफ में मैंने देखा कि एक, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क बात है। एक भिखारी मेरे सामने आता है, और भिखारी आके जैसे हाथ फैलाता है और कहता है कि मुझे कुछ दीजिए। अब मेरे पास उस समय, जैसे मेरा मैं बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था जो मैं बात कर रहा था, तो मैंने उसको हम्म। इनकार कर दिया, ऐसे करके धीरे से, और अपने काम में बिजी। उसने मेरे को फिर से एक बार, जैसे कुछ लोग बैगर्स लोग ऐसे वो करते हैं, तो उन्होंने दोबारा, तो मैंने 2-3 बार उनको डिनाई किया। और उसके बाद जो है, मतलब उसके बाद मैं फिर अपनी बात में बिजी होगा, उसने फिर से अर्ज किया 2-3-4 बात ऐसे करके, कुछ दे दे, कुछ दे दे, ऐसे करके। मैंने थोड़ा गुस्से में उसकी तरफ देखा, मतलब जान ही रहे क्या तुम, ऐसे करके। तो उसने जब, अब मैंने देखा ये सीन मुझे दिखाया गया, ये सीन मेरे सामने ओके। दिखाया जा रहा है रिव्यू में, लाइव रिव्यू में। और फिर मुझे बोला जा रहा है कि डिड यू डू इट राइट, क्या तुमने ठीक किया? मैंने कहा जी, मैं, मतलब उसमें मेरे, भाई मुझे बुरा तो लगा, पर मैं क्या करूं, क्यों ऐसे उसने मुझे इस टाइप से मजबूर हो गया मैं ऐसे करके। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम घूर भी नहीं सकते किसी को ऐसे, बी कंपैशनेट, उसके दिल में देखो, झांक कर देखो, क्या फील हुआ होगा उसको भी दर्द। और उन्होंने मुझे दिखाया, वो फील करवाया कि उसके दिल का दर्द, वो बेचारा भूखा है, उसको कुछ चाहिए। तुम्हारी बातें अपनी जगह पर, बट उसकी जो नीड है वो अपनी जगह पर, भूखा है वो। दो उसको कुछ, कुछ दे सकते हो, ठीक है, तुम्हें इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बातचीत, बी मोर कंपैशनेट। अगर नहीं कर सकते, तुम्हें हाथ जोड़ने चाहिए थे, तुमने हाथ नहीं जोड़े। हाथ जोड़ के विदा करते, अगर नहीं दे सकते थे तो हाथ जोड़ के विदा कि मैं माफी चाहता, मैं नहीं दे सकता, तुम्हें ये कहना चाहिए था, तुमने घूरा क्यों? नॉट अलाउड, हमने ही लिखी। वो या। पिछले जीवन का जो कंक्लूजन था वो हमने ही देखा, और उसे लिखा, लिटरली हमने ही लिखा पूरी स्क्रिप्ट को, कि अगले जीवन में कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आई हैव टू बी मोर कंपैशनेट, आई हैव टू बी मोर लविंग, मुझे और काइंडनेस के साथ और दयालुता के साथ बिहेव करना है। राइट। तो ये, अब ये जो जितनी भी सिचुएशन आज दी जा रही हैं, आपने कहा कि ऊपर तो सब याद रहते हैं, नीचे आके फिर हम क्यों भूल जाते हैं? देखो हमारी सोल में ना ब्लूप्रिंट इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, ये पूरा मैप,
पूरी जो हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो हमारी सोल में इम्प्रिंट कर दिया जाता है एक तरीके से। हमारे अवचेतन मन को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता है। इन अंदर से हम जानते हैं कि जो हो रहा है बहुत, अंदर से सभी लोग बहुत प्योर हैं, बहुत प्योर। इवन जो बुरे से बुरे क्रिमिनल माइंड वाले लोग भी है ना, उनकी इस जीवन की कंडीशनिंग खराब हो सकती है, लेकिन अंदरूनी जो आत्मा है वो सबके बिल्कुल उतनी शुद्ध, पवित्र, बिल्कुल वही सच्चित आनंद रूप है। लेकिन Yes. अब नीचे आके कंडीशनिंग खराब हो जाती है। जैसे अब किसी व्यक्ति को धरती पर आते ही माहौल ऐसा खराब मिला, मिला क्यों? वो भी उसने कहीं ना कहीं मांगा। अब उसको कभी हम्म, गरीबी मांगी, क्योंकि पिछले जीवन में उसने किसी को गरीबी दी, किसी का पैसा छीना। पैसा हम्म, छीना तो इस जीवन में उसे गरीबी का माहौल मिला। या पिछले जीवन में उसने किसी को फिजिकल पेन दिया, इस जीवन में उसको कोई ना कोई फिजिकल बीमारी हुई। अब फिजिकल बीमारी की वजह से वो जब इस जीवन में जब आया, तो उस जीवन में उसको बहुत पेन झेलना पड़ा। उस पेन की वजह से हो सकता है वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया हो, या उसको ऐसे खराब रिश्ते झेलने पड़े, क्योंकि पिछले जीवन में उसने अनेक रिश्तों को दर्द दिया था। इस जीवन में उसके सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो दर्द इसको मिलना बाकी है। अब जो दर्द मिलता है तो फिर ये कहता है सब लोग बहुत बुरे हैं। फिर ये सबके बारे में कंप्लेंट करना शुरू कर देता है। अपनी गलतियों को तो भूल चुका है वो, ये याद करता है कि सब लोग बहुत बुरे हैं, केवल मैं ही अच्छा हूं, और सब लोग मेरे साथ इतना बुरा क्यों करते हैं। और फिर ये ब्लेम करना शुरू कर देता है। याद रखिए, यूनिवर्स कभी किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता। वो माँ है, हम्म, हमारी मदर नेचर है। माँ अपने बच्चे को कष्ट तब तक नहीं देती जब तक बच्चा कोई ऐसा बुरा कार्य ना करे। अब सिंपल सोच के देखे ना, मतलब बच्चा किसी की पेंसिल चुरा रहा है, माँ के पास आ, मम्मा देखो मैं पेंसिल लेके आया, कितनी अच्छी लग रही है। अब माँ क्या करेगी पहली बारी में? क्या प्यार करेगी उसे? बिल्कुल नहीं। अगर अच्छी माँ होगी तो वो कभी, नहीं बेटा गलत बात है, जाओ और वापस करके आओ। बच्चा कहता नहीं मम्मा मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है पेंसिल। मम्मा प्यार से एक बार दो बार समझा देगी, हो सकता है तीसरी हम्म, बार में चपेट भी लगाए। लगा भी देनी चाहिए अच्छी माँ को, कि जब बच्चा हम्म, गलती कर रहा है और ऐसी गलती कर रहा है कि जहां पर वो एक्चुअली कोई गुनाह करने की तरफ जा रहा है। अभी तक तो हम्म, उसको पेंसिल अच्छी लग रही है, कि चुरा लाया, कल को कुछ और भी चुरा लाएगा। तो अच्छी माँ क्या करेगी? दो तीन बार प्यार से, लाड से भी समझाएगी, और नहीं होगा तो थोड़ी चपेट भी लगा देगी। प्रकृति की ऐसी चपेट जिसने खाई है ना, वो सुधर गए। कुछ लोग सुधर जाते हैं, कुछ लोग नहीं सुधरते, ये उनका अपना फैसला है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो माँ के अगेंस्ट ही हो जाते हैं। भाई आपने मुझे ऐसा क्यों मारा, मम्मी ने मुझे मारा, ये तो मेरी माँ ही नहीं है। भाई ऐसे भी होता है, ये क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोग। फर्क क्या था? हम्म, सेम सिचुएशन दो लोगों को दी गई, दोनों का बिहेवियर अपना अपना है। तो उसने, एक बंदे ने एक्सेप्ट किया माँ के प्यार को, उसने कहा कि मम्मा सॉरी। अब जब हम्म, बच्चे ने जैसे सॉरी बोल दिया, माँ क्या करेगी? तुरंत पिघल जाएगी और बच्चे को गले से लगा ली, कोई बात नहीं चलो माफ कर दिया, जाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी हमने बुरे कर्म किए, कहीं ना कहीं सॉरी तो फील करें। कहीं ना कहीं ये तो कहीं प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस जिसे हम कहते हैं, कि प्रभु माफ कर दो, सॉरी गलती होगी। और जैसे हम माफी मांगते हैं ना, आप बिलीव करें कि प्रकृति, सारी प्रकृति हमारे ऊपर निहाल हो जाती है। माफ करने के लिए तो वो कभी से तैयार है। माँ बाप कभी अपने बच्चे की कोई गलती पकड़ लें, कोई सजा भी देते हैं ना, माँ बाप छुप के देखते रहते हैं, मेरा बच्चा माफी मांग रहा है, मतलब सीरियस है क्या, उसने रियलाइज किया कि उसने गलती करी है। और जैसे ही वो रियलाइज करता है, माँ भाग के जाती है और गले से लगा लेती है कि हाँ देख, तूने, तेरे को रियलाइज हो गया ना, बस इतना काफी था, मेरा इतना ही काम था। को उसका मारना पर्पस नहीं है। तो जीवन में आने वाला हर चैलेंज, हर दुख, हर पीड़ा, ऐसे ही जी, इसी तरीके से उस माँ के द्वारा दिए हुए बच्चे को थोड़ी सी सजा है, और वो प्यार से एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर उसमें भी हम ब्लेम करना शुरू कर दें कि मेरी तो मम्मा ही बहुत बुरी हैं और मुझे बहुत मारती हैं, मम्मा बुरी नहीं है, ये प्रकृति बुरी नहीं है, नेचर बुरी नहीं है। नेचर आपको वही दे रही है जो आपने खुद अपनी स्क्रिप्ट में लिखवाया है। थोड़ी बहुत पीड़ा yes. तो मिलेगी, आप उसके पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो भाई। कुछ लोगों का कहना है, चलो मान लिया कर्मास होते हैं। सम पीपल दे आर्ग्यू स्पिरिचुअल पीपल के साथ। चलो मान लिया कर्मा होते हैं, चलो मान लिया मैंने किसी पिछले जन्म में पाप कर दिए, किसी भी किसी भी तरह के पाप हो सकते हैं वो, राइट? तो ऐसा क्यों कि उसी जन्म में मुझे क्यों नहीं मिला उसका रिवर्ट बैक? उस जन्म में मैं ऐश करके आया, अब मिल रहे हैं मुझे, मजा नहीं आएगा क्यों? क्योंकि अगर मान लो मुझे पता है कि ये पर्सन है, बहुत बुरा है, बहुत बुरे कर्म करता है। जैसे अ, मैं गुड़गांव में रहती थी, मैं देखती थी सुबह सुबह जब मैं ऑफिस जाती थी, तो वहां पे सड़कों पे बच्चे होते थे, बहुत सारे बच्चे होते थे, 10-20, और वो बैक करते थे, भीख मांगते थे। तो मुझे किसी ने बताया कि ये ग्रुप ऑफ जो पीपल है ना, यहाँ पे इन बच्चों को छोड़ के जाते हैं, वो बच्चे उनके कंट्रोल में थे। और वो कैसे इन बच्चों को लेके आते हैं, इनको बचपन बचपन में जब इनका बर्थ होता है, चुरा लेते हैं इनको इनके पेरेंट्स से,
और इनको हैंडीकैप्ट कर देते हैं। किसी की लात काट दी, किसी की ये बांह काट दी, राइट। मान लो ऐसे लोग हैं मेरे सामने, मुझे पता है कि वो लोग हैं। इस पूरे जन्म में वो करोड़पति बन गए, ऐश की, कुछ उन्होंने दुख नहीं देखा। अब उनका नेक्स्ट बर्थ हुआ, उस बर्थ में इनको ये कर्मास मिले। तो मेरा क्वेश्चन ये है, एक जन्म में तो ऐश कर ली ना उन्होंने, और जो उनके आसपास लोग थे जिन्होंने देखना था कि बुरे का अंत बुरा, उन्होंने भी नहीं देखा। एक ग्रुप ऑफ पीपल उससे इम्पैक्ट हुआ ना, फिर उनका ट्रस्ट नहीं बना ना। तो नेक्स्ट बर्थ पे क्यों जाते हैं ये कर्मा फिर, उसी बर्थ में क्यों नहीं हो जाते सॉल्व। देखो, ये बात अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया उसी को थोड़ा सोचिए। हाँ आपको जी। क्या लगता है, बच्चा एक पेंसिल चुरा के लाया, क्या माँ को उसी समय उसकी कुटाई कर देनी चाहिए? आप बताओ, हाँ या ना? नहीं, उस शायद टाइम तो माँ भी नहीं चांस ना, देती है माँ, चांस अपॉर्चुनिटीज देगी, देती है। चांस देती है कि सुधर जा बस सुधर जा। बस यस। बस ऐसा ही समझो, नेचर, मदर नेचर भी ऐसी ही हमारी माँ है, और हमें सुधरने का चांस जरूर देती है, जरूर। बेशक हम कितना उसको ब्लेम कर लें, लेकिन उसके नियम ऐसे हैं, बड़े प्यार से उसको चांस देगी। एक बार भी नहीं, दो बार भी नहीं, तीन चार बार चांस देगी कि सुधर जा बेटा, सुधर जा, सुधर जा। पुराने कार्मिक को सुधारने के आपको एक नहीं, दो नहीं, कई चांस दिए जाते हैं। जीवन के एंड तक भी, इसी जीवन में अगर माफी मांग ले, जैसे मैंने कहा, बच्चे का एग्जाम्पल दिया, पेंसिल चुराने वाला, ये बच्चा 3 दिन बाद भी माफी मांग ले, मम्मा गलती होगी, क्या माँ तब भी माफ नहीं करेगी? जरूर कर देगी। एक हफ्ते बाद भी मांग लेना, तब भी माँ कभी कभी वेट करती है कि शायद सुधर जाएगा, ये अभी सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएगा। आप सोचिए, अगर ये इंस्टेंट कर्मा ऐसे होने लगता तो कितना बुरा होता। अब इसमें इसमें कितना कितनी अजीब सी कंडीशन पैदा होती हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में 100 मुर्गियां मारता है, 100 मुर्गी मार के खा जाता है। अब कर्मा क्या कहता है, कर्म का सिद्धांत, अगर तुमने किसी जीव को मारा तो तुम्हें भी कोई मारेगा। अब ये 100 मुर्गियां जिनको इसने मारा, ये 100 मुर्गियां इसको एक ही जन्म में तो नहीं मार सकती ना। नहीं। एक ही जन्म में एक ही व्यक्ति को 100 बार तो नहीं मारा जाएगा ना, एक ही बार मरेगा ना। तो इसका मतलब इसको 100 जन्म लेने पड़ेंगे। तो ये काफी हम्म। काफी कार्मिक जटिल है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है ये। मतलब अगर मैं कहूं कि एक जीवन में इतने सारे पाप कर दिए उसने, उस पाप को करते 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 कहीं ना कहीं उसका जो जो टाइम पीरियड है ना, वो तुरंत नहीं किया जा सकता। बहुत सी बातों में प्रकृति वेट करती है, सुधरने का चांस देती है। और फिर कुछ कार्मिक ऐसे भी हैं जिसमें कई लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या करी, और जब इसका टाइम आएगा, रिवर्स आएगा, तो ये एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति को इसने मारा, तो ये एक एक से बदला लेगा, मान लो इसको कार्मिक। तो टाइम लगेगा ना, जन्म लेने यस। पड़ेंगे, अलग अलग बर्थ में जाकर हिसाब किताब होगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इतना आसान नहीं जितना हमें लगता है। तो तुरंत इंस्टेंट कर्मा वाला हिसाब नहीं किया जाता, पहली बात। दूसरी बात ये भी है, इस जीवन में आपके कुछ शुभ कर्म भी तो किए होते हैं, आपने अच्छे कर्म किए होते हैं। जैसे आप इतने सारे अच्छे कर्म करके आए हो, उस अच्छे कर्मों का आपको फल भी मिल रहा है, पर एट द सेम टाइम आप बुरे कर्म भी किए जा रहे हो। तो नेचर आपको कुछ चीजों को होल्ड कर लेती है कि अभी 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 देख, इसने पिछले इतने सारे अच्छे कर्म कर रखे हैं ना, शायद ये अभी भी कुछ और अच्छा करेगा। तो फिर उसको चांस दिया जाता है, वेट की जाती है, और फिर उसमें सुधार की गुंजाइश देखी जाती है, फिर उसको जरूर आगे टाइम दिया जाता है। मेरे ख्याल से ये एक्सप्लेनेशन समझ आ जानी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट बहुत बहुत है, यस। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं, इंस्टेंट रिजल्ट मेरे हर चीज का, मैं भी बुरा कर्म करूं और तुरंत नेचर मुझे थप्पड़ मार दे, नहीं, नहीं हो सकता। आप संसार के हिसाब से भी नहीं कर सकते, एक संसार की माँ भी ऐसा नहीं करती कि बलता बच्चा गलती करे और आते ही उसको लपेट दे, नहीं, ऐसा नहीं, नहीं करती। संसार की माँ भी नहीं ऐसा कर सकती, मदर नेचर भी ऐसा नहीं करती, रूल ऐसा नहीं है। समय दिया जाता है सुधरने का। आप भी तो कह सकते, बच्चा भी तो कह सकता था ना, मम्मा एक बार तो बोला होता, एक बार तो बोला होता तुमने, मैं माफी मांग लेता, एक बार तो समझाया होता। ऐसे ही मदर नेचर बार बार समझाती है, एक बार नहीं, बार बार समझाती है। और जब कोई ना सुधरे, फिर समय के बाद फिर सजा तो है, टाइम फिर तो डंडा लगता उठाना है, पड़ता है हाँ को कि फिर चला डंडा जा फिर उठाना अब। पड़ता है। और क्यों ना उठे, देखो, मैं मेरे को अभी पीछे किसी का मैं पास्ट लाइफ देख रहा था। जी। अब उस लेडी ने की सिंपली कंप्लेंट, उसने कहा कि मेरे इस जीवन में जो लोग भी मिलते हैं, वो मुझे फिजिकली अब्यूज करते हैं। उसका ये हम्म। कहना था, बहुत बुरे लगेगा बात सुन के, बट जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, और इसको मैंने बुक में भी जिक्र किया। मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ मेरा फिजिकल फायदा उठाते हैं, कोई भी मुझसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होता। मैंने जब इस लेडी का पास्ट लाइफ देखा, तो इसने हाँ देखा, जी। मेरा देखा कि ये यूरोप में इसका एक जन्म हुआ था। यूरोप में एक काउबॉय टाइप थी, बहुत सुंदर थी, मतलब जेंट्स थी, मेल थी, और बहुत सुंदर थी, बहुत हैंडसम उस समय में। तो और
अनेक लड़कियों को इसने अपने जाल में फंसाया और केवल उनका फिजिकल यूज किया। हम्म। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कुछ 26 ओ, लड़कियों को इसने अपने जाल में फंसाया और उसका अपने फिजिकल उसके लिए यूज किया। नेचर छोड़ देगी क्या आपको? कितने लोगों का दर्द दिया। आज हम चीजों को थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। प्रकृति जी। तुरंत तो सजा नहीं दे रही है, लेकिन एक को साथ उसने बुरा किया, नेचर सोचती है शायद ये बच्चा सुधर जाएगा, हो सकता है इसने गलती हो गई हो। फिर देखो, और फिर बुरा कर रहा है, फिर दूसरे के साथ भी कर रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, करता ही जा रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब लोग कहेंगे इस जीवन में तो ऐश कर रहा है ये, ऐश कर रहा है, लेकिन किसकी ऐश कब तक काम आएगी? अब जैसे ही मौका मिलेगा, प्रकृति ने रिवर्स किया, और जो दर्द उसने जिसको दिया था, अब क्योंकि वो एक लड़की ही उस दर्द को समझती है जो उसे मिला है, तो उसको यस। लड़की का शरीर दिया गया। इस जीवन में हम्म। एक फीमेल है ये, क्योंकि जब तक उस कंडीशन में नहीं आएगा, उस दर्द को कैसे झेल पाएगा? तो इसको इसको फीमेल बॉडी दिया गया। अब फीमेल बॉडी में ये उस दर्द को फील करती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरे शरीर का यूज करता है ऐसे करके। बड़ी हम्म। पेनफुल लगती है बात, भाई बड़े दर्दनाक लगती है। ऐसे ही हमने कितनी बार, जैसे रेप विक्टिम्स की बात भी हम सुनते हैं, लोग कहते हैं आखिर इसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों, समाज कितना बुरा है, इन लोगों ने कितना बुरा किया। मैं मानता हूं कि देखो बहुत जघन्य, बहुत बुरा है ये, किसी का भी जिसके साथ बीतती है उसके दिल को पता है। हमारी अपनी बहनों की तरह, बेटियों की तरह मैं मान के कह रहा हूँ, लेकिन क्या पता ऐसा क्या कार्मिक जुड़ा हुआ हो, और मेरे साथ ही क्यों? प्रकृति अन्याय कभी किसी के साथ नहीं करती, किसी के साथ हम्म। अन्याय करती है, और मेरे साथ ही क्यों? जैसे हम मेरे साथ ही क्यों वाला सवाल करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लुक बैक टू द कर्मा, कुछ तो किया होगा, और दिखाई पड़ती हैं चीजें। Right? एक एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, एक व्यक्ति को, एक लड़का है, उसको भूख बड़ी लगती है, बच्चा है, छोटा बच्चा, कुछ 5-6 साल उसकी एज है, कोई ऐसी बीमारी उसको है, इतनी भूख लगती है, खाता ही रहता है, खाता है। उसके माँ बाप बोलते हैं कि समझ नहीं आता, हम तंग आ गए, इसको खिला खिला के तंग आ गए, सारा दिन इसको खाता है, पता नहीं पेट में कहाँ जाके कौन सी बीमारी का उन्होंने नाम भी बताया, इसको ऐसी बीमारी है हम्म। वो खत्म नहीं होके देता, मतलब। तो मैंने पूछा क्या कर्मा है इसका, और माँ बाप कहते हैं ये तो सफर करता है, हम भी इसके साथ इतने दुखी होते हैं कि करें तो करें यस। क्या इसका। हाँ इसका जी। मैंने पास्ट जब देखा, तो हाँ इस जी। ये लड़का पिछले जीवन में साउथ इंडिया में एक पॉलिटिशियन था। हम्म। पॉलिटिक्स में आते आते इसको, जब इसका प्रभाव थोड़ा बढ़ने लगा, तो इसने क्या किया, उस समय में ह्यूमन बींग्स को, मनुष्य को सेल करने का, बेचने का वो था, कि मजदूर बना के बेच डालो। तो वो हम्म। दूसरे दूसरे कंट्रीज में सप्लाई करते थे। तो वहां से क्या इसने क्या किया, गांव के लोगों को जाता, उनको 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 दिलासा देता कि तुम्हें दूसरे कंट्री में भेजेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। जैसे अभी भी इंडिया में बहुत ये चलता है, कोई बड़ी कॉमन सी बात है ये। तो होती उन्होंने होती है। उसमें, तो उसने क्या किया, दो लोगों को असिस्टेंट रखा हुआ था, एक लेडीज और एक जेंट्स को, दो लोगों को असिस्टेंट रखा हुआ। ये दोनों इसकी ओ, हेल्प करते, लोगों को पकड़ पकड़ के लाते, पकड़ कहीं पकड़ के वो तो लाते, इसके माँ और बाप लोग, तो नहीं थे? हाँ वही 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 ना, वही ना, पकड़ पकड़ के लाते, लोगों को बरगलाते, और फिर वो क्या करता, ये कुछ दिनों के लिए, 8-10 दिन के लिए इनको एक गुफा में बंद कर देता, भूखा रखता, सारा दिन उनको भूखा, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, भूख से बिलबिलाने लगते, जब वो कहते अभी कुछ दो, कुछ दो। जब मरने लगते ना, फिर उनको कहता अब देख तुझे उस कंट्री में भेजा जा रहा है, इतना पैसा ये लिया, और उसको दे के बेच दिया कहीं पर। अब वो बेच दिया, तो जो इतने दिनों तक भूखा रखा, ये इस जीवन में हम्म। इसकी भूख कभी खत्म नहीं होगी, नहीं खत्म हम्म। होगी। इतने, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोगों को इसने बेचा, और उनको जो भूखा रखा, उनको जो तकलीफ दी, इस जीवन में बार बार तकलीफ पाएगा। और ये जो पर्सन थे, अब कहते हम क्यों सफर कर रहे हैं, तुम वही थे जो तुमने इसकी हेल्प करी थी, तुम्हें लग रहा, पता था कि तुम बुरा कर रहे हो, फिर भी तुमने हेल्प करी ना, तो तुम माता पिता बन के आए हो। बुरा तो लगना चाहिए, फील भी होना चाहिए, दर्द भी होना चाहिए, पर हो रहा है। राइट? अब सोचिए ना, ऐसे ही जो कितना जो बुरा कर रहा है, आज हम किसी को कितना भी ब्लेम क्यों ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का बहुत सीरियस दोष है उसके अंदर। राइट? तो मतलब तो रियलाइज करें जी। जी। जितने भी लोग हमारे आसपास सफर कर रहे हैं, उन सबका कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो कोई भी है, चाहे माँ बाप बहन भाई, सबका कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसे कुछ भी किसी को नाजायज कभी नहीं मिलता, दुख और सुख। ये बोल रहे बिल्कुल, हैं आप? डेफिनेटली, डेफिनेटली हर बंदे का कंट्रीब्यूशन है, अच्छे और बुरे सारे अपने। हमारे शास्त्रों में 3 तरह के रिश्ते बताए गए हैं। एक शत्रु पुत्र, हम्म। मतलब बेटे के रूप में बोला गया, शत्रु पुत्र, मित्र पुत्र, और उदासीन पुत्र। मतलब एक, हम्म। अगर बच्चा है अपना, तो 3 टाइप का हो सकता है। या तो वो शत्रु को दुश्मन है, जिसने जीवन भर आपने किसी के साथ दुश्मनी निभाई, और वो हम्म। व्यक्ति आपसे दुश्मनी निभाने के लिए आपके घर में पैदा हो गया।
जब तक सबसे नजदीक नहीं आएगा तब तक बदला कैसे लेगा? बदला बाहर के ओ। लोग थोड़ी लेते हैं, घर के लोग सबसे ज्यादा लेते हैं ना। जब तक नजदीक आएगा तभी बदला ले पाएगा ना। फिर ऐसे ही मित्र पुत्र, मैं शत्रु पुत्र का एक एग्जांपल देता हूँ ताकि समझ आए बात। एक लेडी ने हमसे आके कहा कि मेरी ना बेटी है, 2 साल की बेटी है, कहती जब से ये जन्मी है ना मेरे मन में इसके प्रति इतनी नफरत है, ऐसा दिल करता है इसका गला घोंट दूं। आप सुन के हम्म। हैरान हो गए, बड़ा बड़ा मुझे खुद कितना अजीब लगा कि मतलब हम्म। गला घोंट दो, एक माँ अपनी बच्ची के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है? जब मैंने उसका मतलब उसका जब पास्ट देखा तो पता लगा हम्म। कि ये दोनों, माँ और बेटी, पिछले जीवन में दोनों बहनें थी। दोनों बहनें थी, सगी बहनें। जो माँ हम्म। है वो पिछले जीवन में बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की शादी हुई, अच्छे घर पे शादी हुई, और वो जो उसके हस्बैंड थे, दोनों आपस में बहुत प्यार था, बहुत अच्छा था। एक दिन कुछ समय के बाद, 3-4 साल के बाद, हस्बैंड इसके घर में आते हैं, और तब तक ये जो बेटी, जो छोटी बहन थी, वो यंग हो चुकी है। उसके हस्बैंड का इसके साथ कुछ अफेयर हो जाता है, हम्म। इस लड़की के साथ अफेयर हो जाता है। और ये दोनों आपस में, इनकी जो है ना आपस में बनने लगती है। और एक दिन सब कुछ चीट करके उसके साथ भाग जाती है, छोटी वाली। हम्म। आप सोच के हम्म। देखो, वही बहन भी थी जिसके साथ इतना प्यार किया इसने, जीवन भर मतलब साथ थे। बड़ी बहन ने छोटी बहन को बड़ा लाड किया, बड़ा प्यार किया। वही बहन उसका घर उजाड़ के चली गई। प्रकृति ने फिर उन दोनों को इकट्ठा पैदा किया, उसको इसकी बेटी बनाकर पैदा किया। तो हिसाब तो होगा ना। अब कहती है मेरे दिल में इतनी नफरत पैदा होती है क्योंकि इसने मेरा घर उजाड़ा था। इतनी नफरत होती है कि मैं उसका गला घोंट दूं। कहने का अर्थ क्या है कि है तो कर्म आना। किसी के प्रति हमारे मन में नफरत क्यों आएगी? तो कर्म बहुत बहुत भारी भरकम काम है। प्रत्येक व्यक्ति सोच के, क्या हर घर में की कहानी नहीं है ये? हर घर की कहानी नहीं है। माता पिता बच्चों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार बच्चे करते हैं माता पिता के साथ। मैं तो कितने एनआरआई के साथ में काउंसलिंग करता हूँ, या अन्य लोगों के साथ भी रहती है। तो बड़ा अजीब लगता है कि बच्चे माँ बाप को मतलब फिजिकली अब्यूज करना, पीटना, मारना, यहाँ तक भी चीजें शामिल हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? वो कहते हैं हमने ऐसा क्या गुनाह किया था। अब गुनाह तो कहीं ना कहीं बताना पड़ता है ना कि तुमने ये किया था। अब मानो या ना मानो, कुछ तो है। बिल्कुल। दिस इज सो सरप्राइजिंग टू हियर कि जो आपने वो मदर एंड डॉटर वाला केस बताया ना, हाँ जी। सबसे बुरा होता है वो जब घर में ऐसा कोई हो। क्योंकि बाहर वालों को तो बिल्कुल। इग्नोर कर सकते हैं हम, राइट। जिस घर में रहना हो, बहुत डिफिकल्ट होता है फिर वहां पर ये सब कुछ देखना करना। खास तौर पे देखो ना, पति पत्नी का रिश्ता जिसको हम कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता होता है, हाँ ये बड़ा जी, हाँ पेनफुल जी। है ये तो। अब घर में पति ही ऐसा मिल जाए या पत्नी ऐसी मिल जाए जो आपको टॉर्चर करने पर उतर आए, आप सोचोगे ये कोई छोटी बात थोड़ी है। कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा। और जो रिश्ता ऐसा गहरा है कि वो कई जन्मों तक चलता है, सुनते हैं ऐसा। और मैंने देखा है ये, पति पत्नी के रूप में भी कोई मित्र आए जरूरी थोड़ी है। सबसे इंटीमेट रिलेशन और सबसे ज्यादा एनिमिटी वाला रिलेशन यही है, राइट? तो इसको जरा ध्यान से, इसको जरा मतलब इस चीज को ऑब्जर्व कर लें कि एक एक व्यक्ति यहाँ पर अपना कार्मिक निभाने के लिए आया हुआ है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है। अगर हम थोड़ी सी एक स्टेप पीछे अगर देख पाते, पिछले जन्म की कुछ चीजों को देख पाते, तो हमें पता लगता कि ये जो आज जिनके साथ हम निभा रहे हैं, डेफिनेटली हमने इनके साथ कुछ ना कुछ इतना बुरा किया हुआ है। प्रकृति आपको बिल्कुल वही रूप दे के देखती है। जरा मैं एक कपल हमारे पास आया, बच्चे नहीं हो रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मतलब जो वाइफ है उसको कोई मतलब अ, उसको कोई इंटरनल इशू था, फीमेल इशू था। और खास तौर पे ब्लीडिंग व्लीडिंग कुछ होती रहती थी काफी ज्यादा। उसने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे बहुत बड़ा इशू है और कोई डॉक्टर इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप बताओ क्या कर सकते हो? मैंने उसका पास्ट देखा। ये दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों का पास्ट में जाके देखा तो पता चला कि ये दोनों जो है पिछले जीवन में दोनों मेल फॉर्म में थे। दोनों मेल थे। और एक किसी बहुत बड़ा फार्म हाउस था इनके पास, मतलब बहुत बड़ा फार्म था, खेत था। खेत में इन्होंने एक छोटा सा घर बना रखा था। वहां पर फसल काटने वाली वाली कोई लेडी आई, और वो उस समय प्रेग्नेंट थी, 7 मंथ प्रेग्नेंट थी। इन दोनों ने मतलब इसने जो मेन पर्सन था, इसने उसके साथ रेप किया। और फिर दूसरे व्यक्ति ने पहरा दिया देखने के लिए भी कोई मतलब ऐसे। तो अब सोच के उसकी लेडी को इतनी बुरी उसकी हालत थी, उसने ब्लीडिंग होती रही, उसको कई दिन तक, बाद में बच तो गई वो। फिर ब्लेम भी उसी पर डाल दिया गया कि ये गलत ये थी, ऐसा वैसा करके बोला गया। अब इस जीवन में देखो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। ये दोनों जो जेंट्स थे, मेल थे, उसमें से एक को फीमेल बना दिया गया। जिसने बुरा किया स्त्री के साथ, उसको फीमेल बना दिया गया। वो खुद फीमेल बन के है, क्योंकि उसने उसके साथ ऐसा किया था, उसका दर्द वो फील कर पाए, वो बनी फीमेल। और अब उसको भी वही इसी टाइप का इशू है, ब्लीडिंग का इशू है, जो उसने 7-8 महीनों तक झेला था।
वो इसको कई कई सालों तक झेलना पड़ेगा, ऐसा हमें जो प्रकृति ने बताया गया, क्योंकि उसका दर्द जो था, उसका बेबी की डेथ हो गई वomb में ही, इसीलिए इसको बेबी का शक्ल नहीं दिखाई जा सकती, मतलब शी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द बेबी इस जीवन में। और जो व्यक्ति था, जो दूसरा उसका फ्रेंड था, उसको उसका हस्बैंड बना दिया गया। तुम दोनों सफरिंग करो, तुम दोनों दर्द झेलो जो तुमने किसी को दिया है। अब बताओ किसका कसूर है? आप किसी मर्जी को कितना कह लो कि सारी दुनिया बुरी है, ऐसा वैसा, कोई कोई भी बुरा नहीं है। तुम्हारे अपने कर्म बुरे हैं। लुक बैक, अपने ऊपर देखो, नजर डालो अपने ऊपर, अपने कर्मों का चिट्ठा देखो, खोल के एक परत भी पढ़ लोगे ना, तो सारी समझ में आ जाएगी कि भाई ये कोई ना कहो दुख सुख कर दाता, कोई किसी को दुख या सुख देने वाला नहीं है। अपने ही कर्मों का हिसाब किताब दे रहे हो, प्यार से भुगत लो। अगर अभी भी कंप्लेन करोगे ना, तो अगली बार इससे भी ज्यादा बुरी हालत हो सकती है। कंप्लेंट नहीं, समझो एक एक चीज को। कोई दूर बैठकर परमात्मा हमारे को सजा नहीं दे रहा है, हमारी ही अपनी आत्मा ने अपनी सजा मुकर्रर करी है। जरूर, मैंने जो कहा आपको लाइफ रिव्यू हुआ होगा, उस लाइफ रिव्यू में डेफिनेटली हमने इन्हें खुद ही अपनी सजा असाइन की होगी अपने आप को, खुद ही की होगी कि मैंने इतना बुरा किया है, मेरे साथ बुरा होना ही चाहिए। फिर अपनी ही लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ के हम खुद ही आश्चर्य करें, ओहो ये मेरे जीवन में क्या हो गया। ये कुछ नहीं हुआ भाई, ये वही हुआ है जो तुमने लिखा हुआ था। अपनी स्क्रिप्ट पढ़ के हम अपने आप से वो कर रहे हैं और फिर ब्लेम कर रहे हैं, हे प्रभु तूने मेरे जीवन में कैसी स्क्रिप्ट लिखी है, मेरे जीवन में इतनी इतनी इतना दुख क्यों दिया है, इतनी पीड़ा क्यों दी है। किसी परमात्मा ने आपको पीड़ा नहीं दी, सारी अपने कर्मों का खेल है। तो एक बार अच्छे से समझ लें, एज यू सो सो शैल यू रीप, ये अच्छे से याद रखेंगे, तो फिर कर्मों का सिद्धांत समझ में आना बहुत जरूरी है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है। I also want to talk about 2025 ईयर, बहुत इसकी डिस्कशंस हो रही हैं, नॉट ओनली इन हाँ जी। इंडिया, नॉट ओनली इन स्पिरिचुअलिटी, बट ऑल्सो इन साइंस। साइंस वर्ल्ड में जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ तो सोलर सिस्टम की वजह से कुछ तो होगा, नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा धीरे धीरे करके, 2031 तक चलेगा वो। एंड जो स्पिरिचुअल पीपल हैं वो भी इसकी बात कर रहे हैं। सो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? क्या ऐसा सच में कुछ होने वाला है? एंड व्हाट डू यू सी इन योर मेडिटेशन एज अ देखो स्पिरिचुअल मेरी, पर्सन? जी जी, मेडिटेशन में हम लोगों ने, मेरे साथ एक ग्रुप ऑफ पीपल, हम लोग जो जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने हमारे यहाँ से रेकी सीखा है, तो रेकी ग्रैंड मास्टर हम लोग एक 7 लोगों की टीम है, जहाँ हम सब बैठ के मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन में स्पिरिचुअल मैसेजेस को डाउनलोड करते हैं, फिर आपस में मैच करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। तो कुछ एक चीजें जो मुझे बहुत सीरियसली दिखाई पड़ी हैं 2025 में, ये सब कुछ हम्म। नॉर्मल नहीं है। एक वर्ड यूज किया जा रहा है, 3D to 5D शिफ्ट, और ये वर्ड कहा जा रहा है युग परिवर्तन का समय है। युग हम्म। परिवर्तन नॉट इन द सेंस कि कलयुग के बाद सतयुग आ जाएगा, ऐसा अभी नहीं। बट ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे, देखो जैसे 2020 शुरू हुआ, हम सबने मार्च आते ही हमने जीवन का वो टाइम देखा जो उससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। हमने इससे पहले अपने जीवन, मेरे अपनी लाइफ टाइम में तो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा हो गया हो कि आप बिल्कुल महीनों महीनों के लिए आप एकदम से घर में कैद कर दिए गए, काइंड ऑफ। ऐसा मेरे जीवन में तो कभी नहीं हुआ, मुझे लगता नहीं पिछले शायद 50-60 सालों में इससे पहले कभी हुआ होगा। तो जो घटना एकदम सडन ये हुई, ये अकारण नहीं हो सकती, ये बिना कारण के तो नहीं हो सकती, कुछ तो हुआ होगा। तो इसी को यहाँ से शुरू हो रहा है, युग परिवर्तन की बात कही जा रही है कि ये जो 10 साल का टाइम पीरियड है लगभग, यानी 2020 से लेकर 2030 या उसके थोड़ा आसपास, ये एक हम्म। युग परिवर्तन का समय है। युग परिवर्तन का मतलब एक शिफ्ट लाया जा रहा है चेंज में। और एक, जहां हमने देखा कि वो टोटल उस समय में इकोनॉमिकल कोलैप्स हुआ, जो 2020 में हुआ, यानी कोरोना टाइम पीरियड में, और उसी टाइम पीरियड में बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई। ऐसा एक बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड ट्रेंड देखा गया कि लोगों ने स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा अडॉप्ट करी उस समय में, क्योंकि जब लोगों को दिख रहा है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, शायद मृत्यु की बातें सुनने में आसपास में सुना जा रहा है, इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, तो लोगों को सहज ही परमात्मा की याद आने लगती है। अच्छा है, यस। कहीं ना कहीं उस एंगल से देखें तो बहुत अच्छा है कि एक अवेकनिंग भी हुई। एट द सेम टाइम देखो, जिसको जाना था उसमें हम नहीं रोक सकते, हमने भी अपने लोगों को खोया है, लेकिन लेकिन कुछ चेंज भी आया। अब ये जो हाफ वे मार्क आ गया 2025, हाफ वे मार्क आ गया, टोटल 10 साल के टाइम पीरियड का हाफ वे मार्क 2025, और इसका वही मार्च का टाइम पीरियड, मार्च के एंड में जाकर कुछ ऐसी वो। ग्रह दशाएं भी बनने वाली हैं, जो हम्म। एक पर्टिकुलर 6 ग्रहों की एक कॉम्बिनेशन बनने वाला है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजिकली मैं वो तो नहीं हूं, लेकिन मैं देखता हूं तो वो भी प्रूफ मिलता है कि मार्च के एंड में जाकर कुछ मेजर चेंज ओवर शुरू होगा। और वो मेजर चेंज ओवर कुछ ऐसा होगा कि जिसमें
सबसे पहले तो इकोनॉमिकल कोलैप्स की तरह से घटना होने के चांसेस हैं। देखो चांसेस इसलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, एकदम क्लियर दिखती तो है चीजें, लेकिन उसके साथ साथ बचाने वाले भी बैठे हुए हैं। इसीलिए उसको मैं एकदम ये नहीं कहता कि 100% ऐसा होगा, तो इसमें चांस होते हैं कि बचा लिया जाए, काफी चीजों को रिकवर कर लिया जाए, ऐसे बात के चांसेस हैं। और इससे डराना मेरा बिल्कुल भी पर्पस नहीं है, केवल इतना सा कि लोग शायद समझ पाए इस बात को कि आने वाला टाइम टफ, बहुत टफ हो सकता है, बहुत टफ। तो पिछली बार तो हम तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा अच्छे से उस पे पीछे पड़े हैं, तो प्रिडिक्शन भी हो रहे हैं, तो समझ में आ रहा है। तो इकोनॉमिकल कोलैप्स, डॉलर का रेट जो है वो बहुत ज्यादा डाउन जा सकता है। स्लोली हम्म। जाएगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर ऐसा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे जो मुझे यूएस की सुप्रीमेसी है ना, कि मैं बस सुप्रीमेसी है कि मैं तो बस मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो सुप्रीमेसी अब वैसी नहीं रहने वाली, ये हमें दिखाई पड़ रहा है। और चीजें बदलेंगी, इकोनॉमिकल कोलैप्स एक बहुत बड़ा चीज है, साथ में आने वाले नेचुरल डिजास्टर। और नेचुरल डिजास्टर में हर तरह के, लाइक लाइक फायर है, अर्थ शेकिंग है, मतलब जो भूकंप है, इसी तरह से फायर है और फ्लड है, और कुछ ऐसा कि जैसे वॉर्स हो वर्ल्ड रहे ऑर्डर हैं। चेंज होने वाला है ना, वर्ल्ड वॉर्स भी ऑर्डर हो चेंज रहे होने वाला। जी, हैं, या सॉरी टू इंटरप्ट, वॉर्स हो रहे हैं जैसे गाजा, वॉर्स हो रहे हैं, राइट। राइट, यूक्रेन एंड रशिया। राइट, चार फ्रंट पे तो हम अभी भी देख पा रहे हैं ना, यस। रशिया यूक्रेन चल रहा है, यहाँ यस। पर सीरिया लेबनान और हाँ जी। इजराइल, ये सब भी तो लगे हुए हैं कितना, और भयंकर यस। तरीके से है, कोई छोटी मोटी वॉर नहीं है ये। राइट, यस। हमें दिख रहा है कभी। और इन सब हाँ में जी, यूएसए भी इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं, यूएसए इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सीरियसली इन्वॉल्व है, यस। सीरियसली यस। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। और हम्म। ऐसा ही एक फ्रंट अभी चाइना ताइवान वाला भी है, वो भी हाँ अभी आप हाँ, भूलना नहीं, वो ये भी अभी है। 2025 में वहां जरूर कुछ होगा, हम्म। ये बात आप नोट कर लें कोई भी। और ये जरूर वहां पर कुछ होने वाला है, सीरियस होने वाला है। मतलब चाइना ताइवान वाला वही जैसे पहले वो, क्योंकि उनकी नेचर है एक्सपेंशन की, जो नेचर है कि भाई लोगों को अपने कब्जे में कर लो, लूट लो, वो नेचर अभी ना फिर से वो एकदम डोमिनेंट होने वाली है। और जो चौथा फ्रंट है, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, उनको भी भूलना नहीं है, वो भी उसको कैसे भूल सकते डिजास्टर हैं। करने में माहिर है वो, हाँ जी, है हाँ ना। जी। तो ये या चार फ्रंट तो दिख रहे हैं ना हमारे अंदर, और इंडिया के ऊपर मिलके कई कंट्रीज अटैक कर सकते हैं, इस बात की बहुत संभावना है। हालांकि तुरंत नहीं होगा, तुरंत नहीं, बट ये जो टाइम पीरियड है 2028-29 के आसपास का है, ये अभी तुरंत नहीं है। बट ये चांसेस है कि क्योंकि इंडिया अभी तक एक न्यूट्रल स्टैंड ले रहा है, और एक समय के बाद जो है ना सब मिलके उसको वो करें, ऐसा इस बात के चांसेस दिख रहे हैं। तो 2025 से जो मेजर चीजें दिख रही हैं कि तो नेचुरल कैलेमिटीज बहुत ज्यादा होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं तो रेडी रहने के लिए बोला जा रहा है। कोई डराना हमारा पर्पस नहीं है, रेडीनेस का मतलब सिंपल से है, ये है कि जो अभी तक होता आया है इससे कुछ चीजें डिफरेंट होंगी। जो इसमें एक तो ये होगा कि सोशल आइसोलेशन होने के बहुत ज्यादा चांसेस दे रहे हैं, हमें दिखाया जा रहा है जैसे कोरोना में सोशली आइसोलेट हो गए थे ना, बिल्कुल सोशल आइसोलेशन बहुत मेजर लेवल पर हो सकता है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, इसके अलावा फूड और रिसोर्सेज लिमिटेड रह जाएंगे। और जब यूएस में अगर कोलैप्स हुआ, डॉलर कोलैप्स हुआ, जो कि अभी भी आपको ये मतलब न्यूज में दिख दिख जाएंगी ये चीजें, मैं जो कह रहा हूँ कोई बिल्कुल अलग बातें दिखेंगी। नहीं है, दिख रही या हैं, बिल्कुल कॉमन ही वी लिख कैन रही सी हैं। दैट। यस। यस। राइट। तो वो जो डॉलर का जो रेट अगर खराब हुआ, तो यूएस बाकी सबको भी खराब कर देगा। देर सो पावरफुल कि अगर मेरे और जिन जिन लोगों ने यूएस, जिन जिन कंट्रीज ने यूएस से कर्ज ले रखा है, अगर डॉलर रेट गया तो यूएस छोड़ देगा उनको, बिल्कुल भी नहीं। तो यस। वो जो दिख रहा है ना, वो बहुत मेजर लेवल पर दिख रहा है कि कुछ कंट्रीज ऐसे होंगे बिल्कुल भुखमरी आ जाएगी। क्या हमने श्रीलंका में भुखमरी नहीं देखी? क्या बांग्लादेश भुखमरी के कगार पर नहीं खड़ा हुआ? क्या ये सीरिया लेबनान, ये कंट्री, ये सब बिल्कुल यहाँ पर कोई भुखमरी नहीं है, बहुत बुरी हालत है यहाँ पर अभी भी। इंडिया में और जैसे में तो है ही, कुछ पार्ट तो खराब है ही सही, क्या पाकिस्तान की हालत खराब नहीं है? अभी भी हम एक लेवल पर देख रहे हैं, और एक थोड़ा सा और इकोनॉमिकल collapse हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो बात क्या हो रही है कि क्या मैं और आप कुछ कर सकते हैं उस दौरान? क्या अभी, क्या मैं अपने घर में, अभी तो मुझे लग रहा है कि लड़ाई वहां हो रही है, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा ना, बट कल को मेरे तक बात आ गई तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि बात हम तक आएगी। और जब इकोनॉमिकल collapse होगा तो एनआरआईज का क्या होगा? सोचिए, सबसे बड़ी बात यहीं से पैदा होती है ना, क्या एक वार्निंग साइन नहीं है ये? अगर जिस 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 करेंसी कन्वर्शन के पीछे लोग विजिट करते हैं, दूसरे कंट्री में जाके रहना शुरू करते हैं, कि अगर करेंसी, अगर ये रेट ही चेंज हो गया तो क्या होगा? जो ओ माय तुम्हारा गॉड। जो पर्पस था, कितना बड़ा चेंज आ सकता है। देखो चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई डराना पर्पस नहीं है, बट बात है कि क्या
आपके पास कोई बेस है, कोई फाउंडेशन है। अब जैसे कोरोना टाइम में हुआ था, एक लंबे समय तक लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए थे, तो घर से ही खाना पड़ रहा था और साथ में अपनी ईएमआईज भरना। तो एक सीरियस जो रिक्वेस्ट कही सभी से की जा रही है कि भाई किसी भी तरह से कोई कर्ज मत लो, इफ पॉसिबल कैसे भी करके, मतलब आपके ऊपर डेट्स ना हो तो बहुत कंफर्ट हो सकता है, चीजें कंफर्टेबल है। दूसरा, अपना कोई बैकअप बना के रखो, फाइनेंशियल बैकअप ओके। बना के रखो, मैंडेटरी है, रखो। क्या पता कल क्या हो जाए। और आपकी अगर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, जमीनें बहुत ज्यादा है, जमीनें उस समय खाएंगे, खा नहीं पाएंगे हम। जो मनी है वो लिक्विडेट फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए कि मैं यूज कर पाऊं डे टू डे लाइफ में। राइट, तो जमीनें उस समय बिकेंगी नहीं, कुछ और नहीं होगा, वो बाद की बात है। मतलब क्या होगा, मेन मकसद है कि क्या आपके पास लिक्विड कैश है, लिक्विड पैसा है कि आप यूज कर पाओ डे टू डे लाइफ में। हो सकता है आप 6 महीने के लिए घरों में कैद हो जाओ, तो क्या करोगे। तो कुछ ऐसा, बस एक वार्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, कोई डराना पर्पज नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज आज भी हैं, पर मल्टीप्लाई होने के चांसेस दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हो जाएं। और क्या पीछे भी नहीं हुए हैं, कितनी कितनी अमेजोन के जंगल में जो फायर हुई है, क्या ये कोई नई बात है। कितनी पहले भी इतना दिखाई दिया है। और सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में भी वो जो वाइल्ड लाइफ फायर, और साथ में जो ये दुनिया भर के जो ये चक्रवात आ रहे हैं, जो ये घूम रहे हैं, ये अलग अलग टाइप की सुनामीज आ रही हैं, क्या ये कम है क्या। ये भी ऑलरेडी दिख रहा है, बट अब और मल्टीप्लाई होगा, तो एक पीक टाइम आने वाला है। यानी सेकेंड हाफ शुरू हो रहा है, जो 10 ईयर पीरियड था ना, उसका सेकेंड हाफ शुरू हो रहा है, जो कि मेजर है। और इसी में जो गृह युद्ध टाइप के, मतलब इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो क्या सारे कंट्री में हर जगह नहीं हो रहे हैं। यूएस के अंदर कम हुए हैं क्या, collapse जो हुए हैं वहां पर कम हो रहे हैं, रशिया के अंदर कम हो रहे हैं, इंडिया में कम हो रहे हैं। कितनी बुरी हालत है, चाइना में कम हो रहे हैं, दिखता नहीं है सामने, लेकिन सब चीजें जो है ना, लेकिन हो रही हैं। तो अब ये जो ना, उनको इस चीज के बहुत ज्यादा हाई लेवल पर जाने के पूरे पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम कोलैप्स बोल रहे हैं, जो होने का चांसेस है। साथ में साथ एक चीज जो होगी, माइंड और हार्ट के बीच में कनेक्शन जो मैं देख पा रहा हूँ, हमें दिखाया जा रहा है कि माइंड और हार्ट के बीच में कनेक्शन ब्रेक ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक होने का मतलब क्या होगा, लोग इमोशंस को फील करना बंद कर देंगे, एकदम निर्दयता की वाली अवस्था आने आने की चांसेस है। जो फीलिंग्स हैं वो कम होने लगेंगी। और जब यहाँ चेंज आएगा तो उसका चेंज बाहर भी दिखाई पड़ेगा। जब हम दूसरे का दर्द समझ पाते हैं ना, तो हम अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। बट जब आप दर्द नहीं सहन सहन नहीं झेल पाते, तो चीजें बदल जाती हैं। तो डिसीजन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हार्ट डिजीज हो सकती हैं, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकती हैं, सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं अलग अलग टाइप की, और लोग नेगेटिविटी के अटैक बहुत ज्यादा होंगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एट द सेम टाइम काफी ज्यादा होने के चांसेस है। ये केतु का साल है, और केतु जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तरफ वो दूसरों को आइसोलेट कर देता है, घर वालों से दूर कर देता है, सन्यासी बना देता है। ये उदाहरण दे रहा हूँ, सन्यास का मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम घर से भाग जाएंगे, लेकिन घर में रहते हुए भी सन्यासी टाइप का मतलब वैराग्य आने लगेगा लोगों के अंदर। तो सोशल आइसोलेशन जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कैसा चांसेस है। और एट द सेम टाइम केतु आपको स्पिरिचुअलिटी देता है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो एक तरफ इकोनॉमिकल जो डाउनफॉल होगा वो अपनी जगह पर, और एक तरफ स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, ये दोनों एक साथ चलेंगे। तो ये कुछ बातें जो हमने देखी हैं, सुनी है, और इसका आगे जो इम्पैक्ट है, जो होने के ज्यादा चांसेस है। और 2026 में, 27 में एक डिजीज एक्स साइंटिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द सोलर स्ट्रोम्स एंड अदर थिंग भी। और कुछ यहाँ की कंडीशन को, कोरोना वायरस का म्यूटेशन होगा और उसके बाद वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा कुछ पार्ट को देखते हुए कुछ ऐसा किया जा रहा है। और ये बहुत प्रोमिनेंट है न्यूज मीडिया में, न्यूज में अगर आप देखो तो डिजीज एक्स वर्ड डालेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करें, कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ऐसा कुछ डिजीज आने के चांसेस है जो लंग्स से रिलेटेड होगी, सिमिलर जैसे कोरोना में हुई थी। उसका नाम कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ वेरिएंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन इस बात के चांसेस है। तो हमें क्या करना है, जितना ज्यादा हम अपने लिए, अगर मैं कहूँ कि अगर आप अच्छे प्राणायाम डेली बेस पे करें, तो अपने आप को बेटर रख पाएंगे। राइट, उस समय भी चीजें खराब हुई थी कोरोना में, बहुत से लोग अच्छे से सर्वाइव भी कर गए, बहुत से लोग कोलैप्स भी हो गए। तो ऐसे ही क्या हम आज अच्छा प्राणायाम करें, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा करें, अपनी शारीरिक सेहत पर ध्यान दें, पैसे को लिक्विडेट करके रखें। राइट, मैंने बस इतनी सी बातें कही हैं, कोई डराना पर्पज नहीं है कि किसी को डरा के हमें कुछ नहीं मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हम जरूर करें जहां पर हम चीजों को बदल सकें, अपने लेवल पर कुछ चेंज ला सकें, ऐसा जरूर हमें करना चाहिए। राइट। थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट एंड लास्ट, वो यही होने वाला था कि आपका व्यूअर्स के लिए और हमारी सोल फैमिली के लिए क्या मैसेज है। और आपने ऑलरेडी वो मैसेज दे दिया है, मैसेज और गाइडेंस, कि आपने उनको ये बोला है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द मनी, बट या
हम एनआरआईज को अपनी भी थोड़ी चिंता हो गई, क्योंकि हमने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है और हम यहाँ के होके रह गए हैं। एंड द वे यू आर सेइंग कि यूएसए एंड दीज कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, तो हम तो भारत भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमने देखो सरेंडर मैं कर दिए पासपोर्ट्स अपने। हाँ जी। देखो इसका मतलब ये बिल्कुल भी हाँ। नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब एकदम से खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट चीजें बहुत डिफिकल्ट हो सकती हैं, तो यहाँ रहकर भी कम से कम डेट्स से बचें। जो कर किया जा सकता है, मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत मुश्किल है, लाइफस्टाइल उस वे में बहुत मुश्किल है। बट अगर बाय एनी चांस कुछ भी हो, तो क्या आपके पास कोई भी बैकअप है कहीं पर यस। भी? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में हमारे पास कुछ बैकअप है, कुछ जमीन है, कुछ भी है? तो कुछ अपना बैकअप अगर पॉसिबल कहीं हो तो जरूर होना चाहिए। एलन मस्क जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर अर्थ भी खत्म होगी तो क्या अर्थ का अल्टरनेटिव है हमारे पास? वो मंगल पे जमीन बसाने की सोच रहे हैं। हम कम से कम इंडिया में एक छोटा सा प्लॉट तो ले ही सकते हैं, ज्यादा ना करे तो। मेरे कहने का या मतलब सिर्फ ये कोई डराना नहीं है। एक फाउंडेशन, एक बेस हमारा जरूर रहना चाहिए। और एक जो जो चीज जो दिख रही है, और मैं किसी ये नहीं कि मैं इंडिया में हूं तुम इसलिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, बट इंडिया को एज ए विश्व गुरु के नाम से देखने का एक भाव जो हमें दिखाया जा रहा है, कि दुनिया का जो व्यू पॉइंट है ना, इंडिया की तरफ मुड़ने मुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ग्रो करेगी। और स्पिरिचुअलिटी में अगर कहीं कुछ है दुनिया में, तो इंडिया का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा। बाकी जैसे जो लोग यूएस को इकोनॉमिकल सुपर पावर के रूप में देखते हैं, इंडिया को लोग स्पिरिचुअलिटी की सुपर पावर के रूप में देखते हैं। बेशक हम बाकी चीजों के लिए में हम बहुत डाउन है इंडिया में, लेकिन बहुत फर्क है इस चीज का। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये जो स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट है, ये चीज लोगों को शांति प्रदान करने में, लोगों को सही राह दिखाने में इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अभी भी आपने देखा होगा यूएनए में, यूएनओ में, मतलब इंडिया एक बिल्कुल हम्म। डिफरेंट स्टैंड लेता है। हम ना यस। किसी का पक्षधर करते, ना इनका करते, ना उनका करते। डिफरेंट। हम एक डिफरेंट स्टैंड लेते हैं, और ये स्टैंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आगे आने वाले समय में। तो उस चीज का मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में जब चीजें डिजास्टर चीजें होंगी, तो इंडिया में भी इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, लेकिन फिर भी बाकियों के मुकाबले में काफी कम होगा। कम तो आपके होगा। पास कहीं ना कहीं बैकअप रहेगा, स्पिरिचुअलिटी सेव करती है। और सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ट्राई कर रहे हैं कि डिजास्टर कम से कम हो। तो ऐसा मत समझिए, अपना विश्वास पक्का रखिए परमात्मा के ऊपर, कि जिसने आज तक बचाया है, वो ऐसा नहीं कि आपको कुछ बिल्कुल ऐसे खत्म करने होने देगा चीजों को, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो डरने की बात इतनी नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा वार्निंग तो देनी पड़ती है कि हाँ, थोड़ा बच के रहें, थोड़ा सावधान रहें। और प्लीज कुछ मेडिटेशन करके अपनी आत्मा का कल्याण का पूरा प्रयास करें। क्यों नहीं कर सकते हम? कौन जाने, क्या कोरोना में हमने अपने को नहीं खोया? क्या मैंने नहीं खोया? हमने सबने खोया है। और जब खोया, तो उस समय में हमारे पास क्या चीज रह गई थी? एक तो पैसा, जो थोड़ा बहुत हमने कमा के बैकअप रखा हुआ था वो। और एक जो स्पिरिचुअलिटी, जो हमारा कनेक्शन था, उसी ने हमें शांति दी। मतलब अगर जीवन में कुछ ठहराव था उस समय, यही था कि कोई मुझे शांति दे और मेरा थोड़ा इकोनॉमिकल बैकअप हो। ये दो ही बातों ने थी, वो अभी भी वही सेम चीज कही जा रही है, कि अपना पहली बात तो 1 घंटा अपनी आत्मा के कल्याण को, मेडिटेशन को जरूर दीजिए, जरूर। कम से कम मेरे पास कुछ तो हो। जब अगर जीवन खत्म हो, एक दिन तो खत्म होना ही है, चलो अब नहीं हो, अब से 3 4 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, जाना तो है। तो मेरा पर्पस पूरा हो रहा है क्या? क्या मैं यहाँ से बिना जाने चला जाऊंगा अपने आप को? क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? नहीं, मैं ऐसे करने के लिए तो नहीं आया हूँ। आई एम हेयर फॉर ए पर्पस, और मैं अपना पर्पस कंप्लीट करके जाऊंगा। अगर हम ऐसा अपने साथ कमिट करते हैं, और जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? परमात्मा से जो मांगो मिलता है, तो ये भी मिलेगा कि मेरा पर्पस पूरा हो, मैं धरती पर आऊं तो अपना काम पूरा करके जाऊं। उससे पहले मैं मरने वाला भी नहीं हूं। अगर मैं अपने आप से संकल्प करूं, तो मुझे लगता है नेचर पूरा साथ देगी कि मैं अवेकन होकर जाऊं, अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊं। क्यों ना बनूं? वाई नॉट? मैं जरूर बनूंगा, और बनूंगा, डे बाय डे मैं प्रयास करूंगा। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि सभी लोग जो आपके व्यूअर्स हैं, प्लीज उनको अपने ऊपर काम शुरू करें, और अच्छे से करें, सीरियसली करें। 1 घंटा अपनी आत्मा के कल्याण को जरूर दें। और जब सेवा का मौका आए, जब अपने आसपास में डिजास्टर हो रहा हो, तो आपके पास कुछ तो हो। भाई कुछ होगा तो मैं हेल्प कर पाऊंगा ना। अगर किसी की फिजिकल हेल्प हो सकते तो जरूर करूं, किसी की मेंटल हेल्प हो सकते तो भी करूं। किसी के लिए अगर मैं कुछ पैसा दे सकता हूं, किसी के लिए मैं कुछ रिसोर्सेज दे सकता हूं, अन्न दे सकता हूं, मोटिवेशन दे सकता हूं, ज्ञान दे सकता हूं, तो क्यों ना दूं? तो अपने आप को प्रिपेयर करें उस चीज के लिए, बस इतना ही कह रहा हूं। कोई डराना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बस इतना कि हम कुछ समझ जाएं। राइट। यस प्लीज। थैंक यू सो मच, फिर से वन मोर टाइम, कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया व्यूअर्स को और हमारी सोल फैमिली को।
और इतना अच्छा मैसेज दिया जिससे वो इस चीज पर वर्कआउट कर सकती हैं। जी वन मोर जी टाइम।